अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। वैसे तो औज़ुबिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो बिस्मिल्लाह उसके साथ ही पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम थे, ये बात हो रही थी, किसी बच्चे ने हिम्मत की और फ्रेमवर्क के MCQs देखे, सारे हो गए होंगे, उनमें कोई एक भी नहीं बचा होगा। अच्छा, जो इसमें निशान लगवा, ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ? कोई एक आध रहता है तो वो भी मुझे बता देना, मैं भी पूछ लूँ। एक आध रहता है या हुआ नहीं? अच्छा, वो मुझे बता देना। उसके बाद बेटा बस एक बार बोला करें। उसके बाद इसके MCQs जो हैं वो कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए? इसमें इन्वेंट्रीज वाले और एक दो चीज़ें जो हैं वो बहरहाल अभी कंप्लीट चुके नहीं थी, वो रह गए होंगे। लेकिन इस डिस्कशन के अंदर जो MCQs आए होंगे, शायद एक आधे में कन्फ्यूजन के अलावा वो भी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी लैंड की बात भी नहीं की हुई। मैंने नीचे जो लिखा हुआ था आपको कहा था जाते जाते कि ये बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलें ज़रा क्विकली इसको ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल में अब मज़ीद 10 से 15 मिनट इस पर हम लगा के इसको भी वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आपसे मैं ये बात कर रहा था कि रेवेन्यू मतलब कंट्रीब्यूशन जो रिसीव किया जाता है वो सारा उसी वक्त रिकॉर्ड करें या उसको आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करें। आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करें लायबिलिटी बनाकर, या उसको फ़ंड ही बना लें। ये डिस्कशन थी, डिफरेंट होती है ये डिस्कशन। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू, ये डेफरल मेथड है, दूसरा मेथड कोई है नहीं, किताब में लिखा हुआ नज़र आया ना रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, तो ICAP ने एक्सक्लूड कर दिया। वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, मैंने आपको वो सफ़ा भी दिखाया था। ठीक है ना, तो बस एक ही मेथड है अभी, लेकिन मैंने लिख दिया ऊपर। बहरहाल अगर आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है NPO को और वन रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो तो सिंपल डोनेशन है, जैसे तो कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन, इनकम क्रेडिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट, इनकम एक्सपेंडिचर में रख दो, वहाँ से जनरल फंड में आ जाएगा, क्योंकि सरप्लस डेफिसिट कहाँ आता है? जनरल फंड में। अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिला है तो फिर वो 3 तरह का हो सकता है। सबसे कॉमन एंडोमेंट। एंडोमेंट की शर्त होती है, पैसे देने वाला कहता है इस असल पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, या इस असल एसेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट को, इससे आने वाली इनकम को यूज़ कर सकते हो, चाहे सारी यूज़ करने दे, चाहे कुछ हिस्सा उसमें से भी इधर डलवा दे। तो उसमें भी हमने एंट्रीज देख दी थी कि जब पैसे आते हैं तो कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट करते हैं, और जब इस पैसे को इन्वेस्ट करके इनकम आती है तो उसकी एंट्री, जो इधर डालने का कहा गया होता है, उसकी एंट्री करते हैं कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड इनकम से। जो रिस्ट्रिक्टेड है कि उधर नहीं लेके जानी, इसी में फेंको, वो इसी में फेंक देते हैं एंडोमेंट फंड में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये कहते हैं कि हम भी अपने पैसों में से कुछ इस फंड में डालें, यार हम भी कुछ पैसे सरप्लस ज़्यादा आ गए इधर फेंक देते हैं, तो उसके लिए हम फिर एंट्री करेंगे जनरल फंड डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट। ठीक है, ये एंडोमेंट हो गया। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमने इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल होती है। तो जो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन वाले हों, ठीक है, ये वही हैं जो स्पेशल फंड्स हमने बनाए थे, जिनमें खर्चा भी वहीं पर ही हम माइनस करते रहते हैं और वो फंड रहता है। ठीक है, जब पैसे आते हैं तो स्पेसिफिक फंड में क्रेडिट कर देते हैं उसको, और अगर खुद पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो जनरल फंड डेबिट, ये वाला फंड क्रेडिट कर देते हैं। और जब इसके खर्चे आते हैं तो वो सिर्फ इसी में ही एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय फंड को ही डेबिट कर देते हैं और कैश क्रेडिट करते हैं। और अगर कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन वाला फंड आता है, स्पेसिफिक हो, तो उसके बारे में कहा था कि वो जिस चीज़ की मद में आए, जैसे उसको लायबिलिटी बना लो, अनलेस कि वो ऐसा हो जैसे ग्रांट में पड़ा था कि आपकी पास्ट कॉस्ट हो गई है, उसके लिए पैसे आ गए, इनकम में डालो। आपकी एक ही साल के एक्सपेंस की मद में आई है कोई ग्रांट, इनकम में डालो। मसला तो तब आता जब फ्यूचर कॉस्ट के लिए या एसेट से रिलेटेड ग्रांट आती थी, तो उसको लायबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम, ये वही है। ठीक है, आपको बिल्डिंग खरीदने के लिए, बनाने के लिए, किसी भी इस तरह के काम के लिए अगर ये डोनेशन मिला है तो उसको लायबिलिटी बना लो, और जब वो रिलेटेड खर्चा या रिलेटेड एसेट डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस बने, इसको भी इनकम में डालते चले जाओ। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने जाते जाते, अच्छा हाँ, इनकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जनरल फंड भी नेट एसेट्स में आता है, यानी स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स, इक्विटी जिस तरह से थी लायबिलिटी से ऊपर, लायबिलिटी से ऊपर नेट एसेट्स में आता है। नेट एसेट का मतलब क्या है? लायबिलिटी से ऊपर वो जो चेंज नेट एसेट बनाई थी ना हमने, जिसमें फंड्स आते हैं। ठीक है, तो यूं कहूँगा मैं, अब ये फंड्स में आता है लायबिलिटीज से ऊपर। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में आता है लायबिलिटीज से ऊपर। एंडोमेंट फंड्स में आता है लायबिलिटीज से ऊपर, अपने नाम से आएगा, अपने नाम से आएगा। ठीक है, और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड जो होता है वो लायबिलिटीज में आता है डेफर्ड के नाम से। डेफर्ड ग्रांट जैसे आती थी वैसे ही ये डेफर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इनकम में चलता जाता है ऐसा ऐसा। ठीक हो गया, ओके।
अच्छा जी, अब मैंने ये बात की थी कि देखें, एक तो ये है कि किसी ने आपको ये पैसे दिए, आप एनपीओ हैं, किसी ने आपको ये पैसे दिए, तो भी एनपीओ पे लायबिलिटी है ना, तभी तो वो लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, बस फंड के अंदर रख, फंड भी तो एक लायबिलिटी है भाई, ठीक है। तो कैश डेबिट और फंड क्रेडिट। अच्छा, अब आपको ना किसी काम के लिए ज़रूरत थी पैसों की, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने एंट्री क्या की होगी, कैश डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट, लायबिलिटीज में पड़ा होगा। एक बंदा आया, उसने आगे कहा यार ये लोन किस लिए लिया हुआ है, ने कहा जी वो हम बिल्डिंग बनाने के लिए हमने लोन लिया हुआ। अच्छा, ये पकड़ो, ये लोन के पैसे वापस करो, ये मेरी तरफ से ऐसी इंटरेस्ट दे रहे हो, फटाफट लोन रीपे कर दिया। लेकिन अब वो लोन की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो ये डोनेशन भी तो आ गया है ना, तो इसका मतलब वो लोन की लायबिलिटी जो खड़ी थी वो डेबिट करके खत्म कर दी हमने, और ये नई लायबिलिटी आ गई, क्रेडिट हो गई। अब ये आगे फिर उसी तरतीब से जाएगी जिस तरतीब से रिलेटेड चीजें पहले जा रही थी, नॉर्मली इस तरफ ही फॉल करती है बाय द वे, ठीक है। लेकिन अगर वो आपने किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए लिया हुआ था लोन, तो फिर वो उसका फंड बन जाएगा, वही तरतीब। अगर वो आपने बिल्डिंग के लिए लिया हुआ था लोन, तो वो डेबिट करके बिल्डिंग फंड क्रेडिट, और फिर उसके ये रूल्स लगने लग जाएंगे। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए ना, तो लिखा हो ना कि आपको कंट्रीब्यूशन मिला है टू रीपे लोन, तो भूल जाना रीपे लोन है, आगे वही वाली वजह पढ़ लो जो हमने यहां पढ़ी है, वजह तो आगे लिखी होगी ना, तो जो यहां पे ट्रीटमेंट सीखा है वही ट्रीटमेंट वही उसका भी बनता है, तो इसलिए जरा आसानी हो गई, ठीक है ना। तो लोन भूल जाओगे, लोन होता लिखा होगा रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए कंट्रीब्यूशन मिला है, तो भाई जेन में क्या आएगा, लोन डेबिट कर देना हमने, और फिर एक और चीज क्रेडिट होनी तो है ना, लायबिलिटी ही है, उस पर क्या रूल लगाएं, यही वाली सारी बातें जेन में रख के जो बनता होगा वो जॉन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा, वो कैटेगरी उसको बना लेंगे आगे। वो लोन नहीं रहा, अब वो फंड बन गया है, या कोई नई लायबिलिटी बन गई है जो आहिस्ता आहिस्ता मोटाइज करके इनकम में डाल दी। ठीक हो गया, समझ आई। अच्छा, अगली बात, हाँ, अगर तो किसी ने आके डोनेशन में क्या दे दिया, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड ही दे दिया, ये मेरा प्लॉट रख ले। अब इसीलिए मैं कह रहा था यहां से नहीं पढ़ना, यहां पे आईकैप ने जो लिखा है स्टैंडर्ड में, नीचे जाके अपनी ही एग्जाम्पल के अंदर उसको उलट, इसीलिए मैं वो एग्जाम्पल भी आपको मना कर दूंगा, वो करने की जरूरत नहीं है, जो हमें जरूरत थी वो हमने कर लिया है। सवाल आईकैप के सारे कर लिए हमने, एक्स्ट्रा भी का नॉलेज ले लिया है, स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स बनाना भी सीख ली है हमने, ठीक है ना। बाकी तो ये नॉलेज ही होता है, वो ले लिया है ना हमने। यहां पे स्टैंडर्ड कहता है अगर किसी बंदे ने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट दे दिया एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसकी एंट्री लैंड तो डेबिट हो गया, ठीक है। क्रेडिट किसे करें, लायबिलिटी को। अब उसने कहा नहीं नहीं ये तो नॉन डेप्रिशिएबल है, इसको चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर ले जाओ, फंड्स में ले जाओ, और उसका नाम नया नाम रखो कैपिटल फंड। क्या रखो, लेकिन सवाल के अंदर नीचे जाके, ठहर जो बेटा मैं दिखा देता हूं, सवाल के अंदर नीचे जाकर उसने ऐसी एक चीज भी दिखाई और उसको कैपिटल फंड बनाने की बजाय लायबिलिटीज में लिख दिया। तो फिर वो उस तरफ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। अब उसका आसान सा हल आपके लिए जो मैं तजवीज़ करूंगा, जो दवाई, वो ये है, अगर किसी ने आपको प्लॉट ऑफ लैंड दिया और उस पे आपने, मिसाल के तौर पे आपकी एनपीओ है एजुकेशन सेक्टर में, किसी ने आके आपको कहा जी ये मेरा प्लॉट है, यहां पे आप स्कूल बना लो, क्या बना लो, स्कूल बना लो, तो स्कूल पे बिल्डिंग बनेगी। वो बैल वाला सवाल याद है, लैंड मिला था, उस पे फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी थी, हमने कहा लैंड को रखो 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 रखो, बिल्डिंग बनेगी, वो डेफिसिट होगी, तो ये लैंड वाली ग्रांट भी इनकम, इधर भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता सिर्फ लैंड ही है, उन्होंने कहा बस ये प्लॉट ही है, बस ये रखो, फिर कभी बेच देना, या बस पड़ा रहे यहाँ पार्किंग बना लो, तो फिर तो वो नॉन डेप्रिशिएबल ही रहेगा ना सारी जिंदगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या करना, उसको कैपिटल फंड में डाल देना। क्या करना, अब ये मैं लिख देता हूं। अगर कोई बंदा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट दे गया, मिसाल के तौर पे लैंड ही दे गया, ठीक है, तो मैं कहता हूं जी कि इफ अ डेप्रिशिएबल, बिल्डिंग लिख दूं, मिसाल के तौर पे लिख रहा हूं ना, इफ अ बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड on it treat it as a deferred grant, लिख रहा हूं, deferred liability, deferred contribution,
डेफर्ड लाइबिलिटी तो एक ही बात होती है, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन एंड अमोर्टाइज का लफ्ज भी लिखता है एंड ट्रांसफर इट टू इनकम एक्सपेंडिचर, जुमला बहुत लंबा हो जाएगा, अमोर्टाइज लिख दूं बल्कि चलो, एंड ट्रांसफर टू इनकम्स on the same basis as the related building is depreciated. ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको मिलती जुलती पता है, as same basis as the related building is depreciated. इस तरह से ना आपने पहले पढ़ रखा है तो वो ज़रा मिलती जुलती बातें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये तो वही ट्रीटमेंट हो गया, इसने भी जवाब दे दिया, कौन यार थोड़ी हिम्मत कर ले। नहीं तुम बोले हो, तुम और तुम क्यों बोले, खबरदार को बोला तो इज डेप्रीशिएटेड। और अगर इफ नो डेप्रीशिएबल एसेट या नो बिल्डिंग will be constructed on it, take it to या credit it to net assets। net assets का पता है ना, liability से ऊपर net assets as capital fund एज, अब जाहिर सी बात है ये पड़ा ही रहेगा, फिर अब क्या हो सकता है, पड़ा ही रहेगा, कैपिटल फंड पड़ा रहेगा। देखो ना डेप्शन होके इसने इनकम में जाना है ना इसके अगेंस्ट को एक्सपेंस आना है, बस पैसे पड़े हैं, अब पड़े हैं एक तरह से, कैश नहीं आया ना, लैंड आ गया। अब लैंड एसेट्स में नजर आ रहा है, उसका रेलेवेंट क्रेडिट किधर पड़ा है, कैपिटल फंड में। ना लैंड हिल रहा है ना फंड हिल रहा है, क्या कर सकते हैं। ये आईकैप ने लिखा हुआ था, बाय द वे ये कहीं लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट रिकग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट, इसको ही कहते हैं, मतलब इसका नाम मैंने आपके लिए रख दिया, तजवीज़ कर दिया कैपिटल फंड, बस कैपिटल फंड इसको कहते हैं और कुछ नहीं कहते, एक दो जगह देखा मैंने, ठीक है ना। तो अब आई कैप ने ऊपर ये लिखा है, लेकिन नीचे जब सवाल में जाके उसने लैंड कंट्रीब्यूट करवाया है ना, ठीक है, तो उसको लाइबिलिटीज में शो किया हुआ, बस इतनी सी बात ही फिर वहां पर ही नजर आ रही थी कि उन्होंने कोई स्कूल बिल्डिंग के लिए किया था, जैसे मैंने इसमें मिसाल दे दी, तो उन्होंने कहा लाइबिलिटी में रख लो, तो ठीक है, बस हम भी इसको इसी तरह से ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट दे जाए एज अ डोनेशन और उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बननी है तो उसको लाइबिलिटी में रखो, जब बिल्डिंग बन जाए तो बिल्डिंग डेफिसिट करना, इसको भी इनकम बना लेना। और अगर वो बंदा दे गया है एक ऐसा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जो हमेशा पड़ा ही रहेगा, जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, इन्फिनिट लाइफ है बल्कि, ठीक है, पता नहीं कब तक रहेगा, जब तक रहेगा पड़ा ही रहेगा, कोई वैल्यू नहीं लूज कर रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके आप क्रेडिट को डाल दो नेट एसेट्स में एज अ कैपिटल फंड, एक नया कॉलम स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स में बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये पड़ा रहेगा। अब जब बेचोगे तो फिर उस वक्त इसको भी इनकम में डाल देना, जब बेचोगे तो, ठीक है। बिल्डिंग के लिए फंड आता है कंप्लीट में, तो वो भी इसी में ही है। मैंने ये कहा है कि बिल्डिंग इस पे बननी है तो इसको डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बना लो, और इसको इनकम में कब डालो, जब बिल्डिंग डेफिसिट हो, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगी, बिल्डिंग डेफिसिट नहीं होगी, तब तक ये इंतजार करेगा, पड़ा लाइबिलिटी में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप पढ़ी थी, अब इसमें भी एक थोड़ी सी बात आती है, जब ये चीजें पढ़ लें तो। हमने लाइफ मेंबरशिप जितने सवालों में देखी, या मैंने आपसे जो बात की, मैंने आपको उसको फंड्स में डलवाया था, ऐसा ही है। लेकिन जिस दिन आपको लाइफ मेंबरशिप किताब से पढ़वाई थी ना, उसमें 3 ऑप्शंस थे। पहला, जैसे ही पैसे आए सारे इनकम में डाल दो, वो तो फिर जनरल फंड में चला गया, इनकम में गया, इनकम से जनरल फंड में। दूसरा ऑप्शन वो जो हमने किया था, लाइबिलिटी बनाओ और अमोर्टाइज करके इनकम बनाओ, 10 साल पे 20 साल पे कोई रेट होगा, तो वो तो यही वाली बात होगी कि जो भी लाइबिलिटी नेचर का होता है, जो भी लाइबिलिटी नेचर का होता है उसको हम लाइबिलिटी बना के इनकम में डालते हैं, तो इसीलिए लाइबिलिटी में रख लिया। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी था, जब मैंने कहा था इसको रखो 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 रखो, जब मरे, तो अगर
हमारा लाइफ मेंबरशिप फंड, और पॉलिसी को एक रखनी होती है और वो लिखी होती है, सवाल में आपको लिख के होता है। और मैंने कहा था वो नॉर्मली वो 10% वाला ही करता है टेस्ट, वही रूटीन भी वही होती है, नॉर्मली यूज भी वही होता है। लाइफ मेंबरशिप आती है, उसको लायबिलिटी बनाया जाता है, लायबिलिटी बना के उसको कोई एक रेट बनाकर उस पर अमोर्टाइज करके इनकम बनाया जाता है। यही नॉर्म है, नॉर्मली जो यूज होता है, लेकिन दूसरे मेथड्स भी हैं तो सही अलाउड। अब अगर लाइफ मेंबरशिप आई और आपके सवाल में लिखा हुआ है उसको इनकम बना लो जब आए, चाहे वो 20 साल जिए, चाहे 50 साल जिए, चाहे 100 साल जिए, आपको जैसे पैसे आए आप इनकम बना लो। सवाल ने लिख दिया तो है ना ये ऑप्शन। अब ऐसी सूरत के अंदर वो कहां जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फंड में नहीं जाएगा, मतलब इनकम बनेगा और वहां इनकम से होके जनरल फंड में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी सूरत, अगर उन्होंने कहा कि उसको आप अमोर्टाइज करो एट 10% या ओवर 10 ईयर्स, तो क्या करोगे, लायबिलिटी बनाओगे, लायबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालोगे। और अगर उन्होंने कहा हुआ है हम इसको रखेंगे, जब वो इंतकाल फरमाएंगे तो हम उसको फिर इनकम में डालेंगे, तो फिर इनकम में नहीं डाल सकते। उसका तरीका क्या होगा, जिस दिन वो पैसे आएंगे आप एंट्री करोगे कैश डेबिट लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट। और अब ये फंड, देखो नाम मैंने लिखा फंड था लेकिन लिखा लायबिलिटीज में था, क्योंकि सारी कहानी आपको नहीं ना पढ़ाई हुई थी, अब सारी कहानी आपके सामने। ठीक है ना। जिस ट्रीटमेंट को हमने किया था, सवालों में देखा था, उसमें यही है कि उस लाइफ मेंबरशिप फंड, चाहे फंड लिखो लेकिन लिखना कहां पे उसको, लायबिलिटीज में। तो फंड से ज्यादा बेहतर है आप लिखो लाइफ मेंबरशिप, डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप, ज्यादा अब बेहतर पता लग गया आपको। ठीक है ना। तो अगर कोई पैसे आए और हमने उसको रखना है उनकी मौत तक, तो फिर कैश डेबिट लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट, लायबिलिटीज से ऊपर फंड में आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर नया कॉलम पड़ जाएगा। अब वो पड़े हैं पैसे और हम खड़े हैं, हम किधर देख रहे हैं, मेंबर्स की तरफ। जब उनमें से कोई इंतकाल फरमाएंगे तो उस दिन फिर इनकम नहीं बनानी, उस दिन फिर नहीं, ये देखो ये नेट एसेट्स से नेट एसेट्स, लाइफ मेंबरशिप फंड से निकालना है डेबिट, जनरल फंड में डाल देना है क्रेडिट। ठीक है। ये है लाइफ मेंबरशिप की ट्रीटमेंट। चलिए मैं लिख देता हूं। अगर पहला ऑप्शन था इमीडिएटली, लिख देता हूं, भाई ने कहा है इमीडिएटली रिकॉर्ड एज इनकम, कहां पे, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ऐसी सूरत में जरा इसकी मंजिल भी बता दो ना, इसकी मंजिल पेरेंटलिटी कहां पे होगी, इसकी मेंबरशिप फिर होगी अल्टीमेटली, इसकी मेंबरशिप नेट एसेट्स की बन रही है। ठीक है ना, यानी ये नेट एसेट्स वाला मेंबर बन गया ना, लेकिन कैसे बनेगा, थ्रू सरप्लस। ठीक है। तो ये जाएगा जनरल फंड्स में, लेकिन थ्रू इनकम एंड थ्रू, यूं लिख लो, थ्रू सरप्लस और डेफिसिट। सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था, हमने कहा था जी रिकॉर्ड इट एज आ, ये नाम ही बता रहा है इसका, रिकॉर्ड इट एज आ लायबिलिटी एंड अमोर्टाइज इट, ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर ऑन आ सिस्टमैटिक बेसिस। वो कोई भी हो सकती हैं, वैसे नॉर्मली रेट दे देता है, लेकिन रेट ना भी दे तो वो लाइफ दे देगा जी। 10 साल हमने अज्यूम किया इनकी लाइफ है, हर बंदे की अज्यूम ही किया, वो बढ़ भी सकती है कम भी, अंदाज़ा है ना। ठीक है। एक एसेट की यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट की 10 साल, 10 साल चल गया, अभी भी सही चल रहा है, वही तो आज बढ़ाना है, फुली डेप्रीशिएटेड है, यूज़ किए जाओगे लेकिन मजीद डेप्रीशिएट नहीं कर सकते। ऐसे ही एक मेंबर की लाइफ हमने 10 साल एस्टिमेट की और उसकी मेंबरशिप को हमने इनकम में डाल दिया 10 साल में, अगर वो अभी भी जिए जा रहा है तो कोई बात नहीं, उससे कोई इनकम नहीं आएगी, लेकिन वो जिए जाए, सर्विसेज लिए जाए। क्या ख्याल है, उधर एसेट था वो सर्विसेज दिए, एसेट यूज़ हो जा रहा है, एक्सपेंस कोई नहीं। ये मेंबर है, जिए जा रहा है, तो इनकम कोई नहीं लेकिन सर्विसेज लिए जा रहा है। तो इसको कहाँ रखोगे जी, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप में। बल्कि यूं लिख दें, ठहर जाओ, इसको ज़रा और बेहतर करें, जनरल फंड इन नेट एसेट्स, ताकि वो याद रहे ना आपको बात।
जनरल फंड इन नेट एसेट्स। अगली बात आपको पता है थ्रू सरप्लस और डेफिसिट। अच्छा, और ये जी ये कहाँ नजर आएगा? ये लायबिलिटीज में। बस ठीक है, ये लायबिलिटीज में। अगली बात आपको पता है। और ये अब जो है रिकॉर्ड इट एज अ फंड एंड ट्रांसफर टू, अब इनकम में नहीं, एंड ट्रांसफर टू, अब ये स्पेशल फंड है, स्पेसिफिक फंड है, ठीक है ना। रिकॉर्ड इट एज अ स्पेसिफिक फंड जिसका नाम क्या होगा? लाइफ मेंबरशिप फंड, एंड ट्रांसफर इट टू जनरल फंड ऑन डेथ, ऑन डेथ ऑफ मेंबर। तो फिर ये कहाँ नजर आएगा? अब पूरी पिक्चर क्लियर होगी आप लोगों को वैसे, ठीक है, लेकिन इतनी डेप्थ में वो जाता नहीं। लाइफ मेंबरशिप का जो काम आता है वो पास पेपर्स में हमने किया हुआ। ये सिर्फ एहतियातें हैं थोड़ी थोड़ी, कि कोई एमसीक्यू इस तरह से ना पूछ ले। पता तो होना चाहिए, ट्रीटमेंट पता तो हो। लाइफ मेंबरशिप का क्या करना है ये हमने करके देखा। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली थी, मैंने कहा था एंड पे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यूज ही नहीं होती ये। पर अब पता लग गया, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है। मेंबरशिप आ गई है, डेथ वाला केस रखना है तो जिस दिन आए उस दिन इसको फंड में डालो, और जब डेथ के बारे में बताया कि जी को चला गया तो उस वक्त फिर उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो जनरल फंड में, विद इन इक्विटी मूवमेंट शो करो, ठीक है। तो रिकॉर्ड इट एज अ स्पेसिफिक फंड, तो ये नजर आएगा, मैं यूं लिखता हूं, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड। फंड कहां पे नजर आएगा? इन नेट एसेट्स, फंड्स में। बिल्कुल बिल्कुल, आप फंड्स ही कहें इसको, नेट एसेट्स, ठीक है जी। और उसके बाद जब ट्रांसफर हो तो उस ट्रांसफर के केस में आपने इसको डायरेक्ट फेंकना है। तो एंट्रीज मैं कर देता हूँ फटाफट, एक ही तो मिनट लगना है, आपको ज़रा रिवाइज हो जाए। ये बात हमने की थी, जब पैसे आए तो एंट्री करो कैश डेबिट, लाइफ मेंबरशिप, इनकम क्रेडिट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने डायरेक्ट लिख दिया। इसके कोई शॉर्ट फॉर्म बना लें यार, लाइफ मेंबरशिप LM इनकम। अब ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अगर लायबिलिटी बनाया, ये ट्रीटमेंट हमने तकरीबन 2 सवालों में किया था, 2 या 3 में एग्जाम्पल में, और एक पास पेपर में भी आया था। इसकी हमने जब रिसीव हुआ था ये, तो इसकी एंट्री की थी कैश डेबिट, और अब मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, बल्कि चलो लिख लो लाइफ मेंबरशिप फंड लिख लो, कोई मसला नहीं। लेकिन लिखना कहाँ पर है, इसको रखना कहाँ पे? जैसे उस सवाल में रखा था, फंड लिखकर भी लायबिलिटी में, ठीक है। ये कंफ्यूज आपको करेगा, उसका एग्जामिनर करेगा, आपको नहीं करेगा। आप बस ऐसे ही लिख लो, कोई मसला नहीं। लायबिलिटी से पड़ा हुआ है तो आपका मतलब वही है कि इसको मैं अमोर्टाइज करूंगा, ठीक है। और जब 10% मिसाल रखा हुआ है या 10 साल रखा हुआ है, तो साल का एंड आए तो उस वक्त क्या करो, लाइफ मेंबरशिप फंड को डेबिट करके लाइफ मेंबरशिप इनकम को क्रेडिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जाहिर है किसी ना किसी बेस के ऊपर जो दी होगी, सिस्टमैटिक बेसिस, ठीक हो गया। तीसरा जो है, जब पैसे आएंगे, पहली एंट्री तो सेम है, पैसे आएंगे तो कैश डेबिट करोगे और लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट करोगे। लेकिन बस इस फंड को रखना कहाँ पे? लायबिलिटीज में नहीं रखना, क्योंकि ये पड़ा रहता है, ना मरे 50 साल कोई भी तो ये पड़ा रहेगा, इसलिए इसको लायबिलिटीज में रखते ही नहीं, ठीक है ना। इसको फंड में डाल देते हैं। अब जैसे ही कोई इंतकाल फरमाएंगे तो लाइफ मेंबरशिप फंड, अब क्योंकि सर्विस पता नहीं कब कब दी, इंतकाल पता नहीं कब किया, तो किसी एक साल के इनकम एक्सपेंडिचर में डालना सही नहीं है, तो जनरल फंड में डाल दिया हमने डायरेक्ट, ठीक है जी। बस बच्चों थोड़े थोड़े नाम बदले हैं, ये तीनों आप जरा मुझे बताइएगा कौन से पेज के ऊपर है एग्जाम्पल कौन से पेज पे है? लाइफ टाइम मेंबरशिप की एग्जाम्पल रेफर कर लेना साथ ही जी। पेज नंबर 813 एग्जाम्पल कोई लिखी हुई है, कौन सा नंबर है? 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी, 3 एग्जाम्पल्स। जरा चेक कर लो तीनों में एंट्रीज क्या हैं जी बेटा।
एक मिनट ज़रा पहले सवाल ओपन करो, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ। पहले सवाल पहले में एंट्री देखो, आप देखो सीधा कर लो बुक। सारे बच्चे जिसके आसपास बुक नहीं है साथ वाले से देख ले, साथ वाले को दिखाओ बुक। कैश डेबिट मेंबरशिप इनकम क्रेडिट, पहला केस। कैश डेबिट मेंबरशिप इनकम क्रेडिट, दूसरा केस। कैश डेबिट डेफर्ड इनकम, मैंने कहा लिख लो, नाम परेशान ना हो क्योंकि लिखवाया यही था, लेकिन रखा कहां पे था इसको? लाइबिलिटीज में, याद है? ठीक है, नाम यही लिख लो, बस शो इधर करना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और फिर डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट 10% हर साल। तीसरा केस देखो, कैश डेबिट फंड क्रेडिट, लेकिन इसको इक्विटी में रखना है, और फिर फंड डेबिट और फंड क्रेडिट। कौन सा? स्पेसिफिक डेबिट और जनरल क्रेडिट। ठीक है बेटा, पेज नंबर ओपन किया होगा, ये देख लें, ये एंट्रीज देख लें, इस पे रेफर कर दी। ये 3 एग्जांपल्स, वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ थोड़ा सा अंग्रेजियां ज़रा दूसरी भी आपको पता लग गई कि नेट एसेट्स मतलब इक्विटी वाली साइड पे लायबिलिटी से ऊपर कौन सा रहेगा, लायबिलिटी से नीचे कौन सा नजर आएगा। ठीक है, वैसे ये मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बात होगी, लेकिन चलो हो गई। आपने भी नहीं सोचा था? अच्छा, जब बात होती है ना शुरू, तो बस होती चली जाती है, बंदा ये भी कर लो। सोए रहे यार। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा जी, पेज नंबर 822 किताबों का आपका जो है। अच्छा, अब ये वाला जो सारा टेबल था ना, टेबल, इसको मैंने आपके मतलब के हिसाब से ये वाले टेबल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए आप इस सारे को ही ना पढ़ना। ये तो मैंने वैसे बीच में क्रॉस किया था ना, आप इस सारे को इसके साथ रिप्लेस कर लो जैसे मैंने किया हो। ठीक है, अब ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे जाकर आनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने ज़रा, बोझ लग रहा है देखने में, लेकिन ये देखने वाला बोझ असल में बहुत सारे सफ़ों की समरी बन गई है, और आप 5 मिनट के अंदर रिवाइज़ कर सकते हैं किसी भी वक्त। थोड़ी सी आज की आपकी एफर्ट है, लेकिन आपके प्रेप लीव के अंदर आपको ये जो है वो सहूलत देता रहेगा। ठीक है जी, ओके। ये वाला फिर बोल रहे हो तुम यार, ये एसी क्यों बंद किया हुआ है? नींद आ रही है एसी ना चलने की वजह से? मैं नाराज हूं तुमसे। क्या देखना है भाई तुमने, क्या तस्वीर लेनी है बताओ? ये वाली अभी तक नहीं ली, पिछली क्लास में नहीं थे, सोते हो ऐसी। ओके, अच्छा जी, अब मैंने आपसे बात की थी कि अगर कोई बंदा किसी एनपीओ को कोई एसेट ही दे जाए, तो एक ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट दे जाए, उसकी एंट्री भी सिखाई हुई है। वो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट डेबिट, डोनेशन इनकम अगर पहले सिखाई थी, अगर 1 ही साल उसकी लाइफ है तो, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो उसको लाइबिलिटी बनाओ और बेशक साथ साथ ले जाओ। अगर कोई बंदा, हम कोई चीज़ बेचते हैं एनपीओ में और वही आके डोनेट कर जाए, चलो यार मेरे वालों है भी, तुसी जरा प्रॉफिट पा के बेच देना, तो ऐसी सूरत के अंदर भी हम इन्वेंट्री डेबिट, और ये तो लाजमी बात है, इसको इनकम में डाल देंगे क्योंकि ये इन्वेंट्री तो शॉर्ट टर्म ही होती है। ठीक है ना, यानी कि वो तो बात थी अलग। हमने देखा भी था कि अगर बिल्डिंग के लिए कोई इन्वेंट्री देगा था तो उसको बिल्डिंग ही कॉस्ट में डाल दिया था। ठीक है, और अगर कोई बंदा हमें बेचने के लिए इन्वेंट्री दे जाएगा तो उसको इन्वेंट्री बना लेंगे, एसेट, फिक्स एसेट नहीं बनाएंगे। लेकिन एक तीसरी सूरत भी तो होती है। वो तीसरी सूरत क्या है? हम एनपीओ जो हैं, हम लोगों को ये सेहत की शोबे के साथ मुंसलिक हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोगों को ऐसे थोड़े से पैसे लेके या बिल्कुल फ्री में दवाइयाँ देते हैं गरीब लोगों को। ठीक है, अब कोई बंदा आया और आके हमें दवाइयाँ ही दे गया, ये पकड़ें जी दवाइयाँ, ये मेरी तरफ से डोनेशन। ठीक है, अब एक तो था इन्वेंट्री दे गया, बिल्डिंग में डालना है उसका मटेरियल, बिल्डिंग में शामिल होना है, तो उसकी एंट्री हमने मेहताब वाले सवाल, मेहताब था ना, मेहताब वाले सवाल में की थी, CWIP डेबिट और फंड क्रेडिट, जो भी था लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है ना। अच्छा, कोई बंदा, मैंने कहा बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं देगा इन्वेंट्री, बल्कि हमें बेचने के लिए देगा, तो उसकी एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट और
इनकम क्रेडिट। इन दोनों सूरतों में याद रखना फेयर वैल्यू के ऊपर ही हमने रिकॉर्ड करना है इस इन्वेंट्री को, जो फिक्स एसेट आए फिक्स एसेट को। लेकिन जब कोई बंदा हमें दवाइयाँ मिसाल के तौर पे दे गया, अब ये हमारी इन्वेंट्री में आ गई हैं, इनको हमने बेचना नहीं है, इनको हमने बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करना, ना इनको हमने बेचना है, बल्कि हमने इनको तकरीबन मुफ्त ही समझ लो या बिल्कुल मुफ्त या कुछ पैसे लेकर हमने गरीबों को देनी है। तो ऐसी इन्वेंट्री के ऊपर IS 2 वाले रूल नहीं लगते, इसके अपने रूल्स हैं। हाँ, मैंने इन्वेंट्री का नाम बोला है अभी अगली बात ही नहीं की कि मैं रूल्स क्या हैं। तो जब मैं रूल बताऊंगा तो कहोगे ना ये कौन सा है। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो चीज आई और बिल्डिंग में लग गई, वो तो इन्वेंट्री रही ना, वो तो फिक्स एसेट बन गई। एक चीज आई हमने बेचने के लिए रख दी, IS 2 लगता था इस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। एक चीज आई है मेडिसिन के तौर पे, इन्वेंट्री हमारी बनी है, लेकिन ये किस लिए है, जो हम लोगों को मुफ्त में देंगे। तो फिर IS 2 पीछे हट गया, उसने कहा अब इसका क्या करूं, NRV तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसका क्या करूं। तो फिर ये स्टैंडर्ड्स आगे बढ़े, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, ये आम बिजनेसेस में नहीं होती, ये सिर्फ मेरे पास होती है। इसके रूल मैं बताऊंगा। इसका रूल ये है कि अगर आपने ऐसी इन्वेंट्री को रिसीव की है जो लोगों को मुफ्त में बांटनी है या नॉमिनल से पैसे लेकर बांटनी है, तो फिर आप उसको रखोगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रूल लिखा हुआ है, सिर्फ एक MCQ में मैंने देखा है, अभी तक आ तो सकता है MCQ में, इससे ज्यादा नहीं। ये देखो जी, ये मैंने आपको पहली बात की कि अगर NPO मटेरियल या गुड्स को कंट्रीब्यूशन के तौर पे रिसीव करे तो रिकॉर्ड करती है एट फेयर वैल्यू। ये तो होगी नॉर्मल बात जो मैंने पहले ही कह दी। अगर कोई मटेरियल वगैरह या गुड्स वगैरह मिली हैं, नॉर्मल क्या है, उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अगर एसेट में डाला है तो एसेट में डेबिट फेयर वैल्यू पे करो, और अगर इन्वेंट्री में डाला है तो इन्वेंट्री में डेबिट फेयर वैल्यू पे करो, ठीक है ना। लेकिन ये असल में ना इसकी नीचे लाइन नहीं लगी हुई, आपकी किताब में लगा लीजिएगा। लेकिन दूसरा ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल्स में जो नॉर्मल है, ये क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल्स है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। तो ऐसी सूरत के अंदर वो कहता है NPO शेल मेजर इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी, उसकी फेयर वैल्यू होगी, हमें तो मुफ्त में भी मिल सकती है ना, बिल्कुल ठीक है। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, व्हेन दे आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ नॉमिनल चार्ज और कंजप्शन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो कॉस्ट और नॉमिनल चार्ज। यानी कि आपने वो या तो दवाई ही दे देनी है मुफ्त में या थोड़े पैसे लेके, या आपने उस दवाई को किसी ऐसे अस्पताल के अंदर इस्तेमाल करना है जिसमें गरीब मरीज का इलाज मुफ्त में या थोड़े से पैसे देकर होता है। तो ये नॉर्मल वाले केस से निकाल लो। ये फिर इन्वेंट्री ना आपने बेचने के लिए रखी है ना आपने फिक्स एसेट में डालने के लिए रखी है, ये इन्वेंट्री तो आपने नॉमिनल चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ऐसी सूरत के अंदर रूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यहां पे पहले आता था लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV ना, सिर्फ इस स्पेसिफिक जो नॉमिनल चार्ज पे मैंने पहले कह दिया, अगर कोई बेचने के लिए रखी है आपने, कोई दे गया आपको इन्वेंट्री या आपको कोई चीज दे गया, मटेरियल दे गया और आपने बिल्डिंग में लगाना है, वो फेयर वैल्यू पे ही है, जो उसकी कॉस्ट भी होती है उस दिन जिस दिन दे के जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉमिनल चार्ज के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो फिर रूल बदल जाता है, फिर IS 2 हट जाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और NPO आगे कहते हैं इसको आप रखो लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। बस ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो मैंने पढ़ाई भी है, यानी इस जैसी अभी ये स्टैंडर्ड है। ये क्यों कह रहा है, ये क्यों NRV को निकाल के ले गया यहां से, ठीक है, ये क्यों फेयर वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, अब मुझे नहीं पता, ये स्टैंडर्ड ने कहा, स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है एट नॉमिनल चार्ज, NPO शेल मेजर इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हो सकता है भाई ज्यादा हो सकता है कम हो, उसके लापरवाह होकर वो कह रहा है ये रूल है। अब ये उसका रूल है ना, IS 2 में तो सोचो ही ना, फिर IS 2 तो दिल को लगता था ना, उसकी बात अगर लगती होती तो वो यहीं पे लिखी होती। लेकिन इन्होंने आगे बढ़ के कुछ अपनी साइंस लगाई है, पता नहीं क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। मैं डीप डाउन ना सोचवाना चाह रहा हूँ ना जरूरत है, एक आधे MCQ के लिए तैयार करवाया ये पॉइंट, ठीक है। अब
इसको जरा पक्का करने के लिए इस एग्जाम्पल को देख लो, याद यूद कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन यहां पे हमने, ये तो ये थी ना पैनाडोल, ये तो फेयर वैल्यू वाली लाइन अंडरलाइन की आपने, और दूसरी आपने बस इतनी सी लाइन ही अंडरलाइन कर दी कि अगर जी बेटा इन्वेंट्री ट्रेडिंग नहीं ना कर रहे हम, बेच नहीं ना रहे, बेचते तो फेयर वैल्यू पे लेते हैं। थोड़ा से पैसे ट्रेडिंग नहीं होती, मैं 100 की चीज खरीद के रुपए की नहीं बेचता, ये ट्रेडिंग होती है। वो सिर्फ पर्ची 1 रुपए की पर्ची क्या है, वो बस कुछ होता है, कोई प्रोसीजरल चीज है, कोई तो 10 रुपए की पर्ची बनाओ जी, आओ इलाज कराओ, नॉमिनल कॉस्ट होती है ये, तो ये कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, ओके, ले जी, रूल क्या बन गया, अगर कोई दवाइयां दे जाए हमने मुफ्त में बांटनी है तो फिर IS2 भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूलना, बाकी सारी अकाउंटिंग वही लगना है, ये सिर्फ NPO के अकाउंटेंट बनो तो IS2 भूल जाओ, और लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे इसको रखना है। ये पक्का हो जाए, किसी MCQ में आए तो यूज कर लो, या कोई एक आधी एडजस्टमेंट आएगी तो यही होगा ना, उसने लिखा होगा ये जो इन्वेंट्री नजर आ रही है ये लेट्स से कॉस्ट पे पड़ी है, लेकिन इसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो उससे कम बता दे, तो काट के उसको कम कर लेना, पता तो लग ही गया रूल। जैसे पैनाडोल 1 रुपया नहीं खर्चा, कोई देगे, बारबीडॉल नहीं लिखा हुआ, अच्छा पैनाडोल, बारबीडॉल भी पैनाडोल बनती है। पैनाडोल रिसीव्ड इन काइंड, रिसीव्ड इन मतलब पैसे कोई नहीं खर्चे, बस आके वो दवाई रख के, पैनाडोल शॉर्ट हुई थी ना, तो उन्होंने कहा यार इधर ये लोग मुफ्त में गरीबों को बांट रहे हैं, तो चलो मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है तो मैंने जाके वहाँ रख दिया, मैंने कहा यार आजकल लोगों को ज़रूरत भी है, तो मुफ्त में मिल गई। कॉस्ट क्या हुई फिर, नील। NRV को तो ये देखो, मेडिसिन फॉर ऑल इज एन NPO, मेडिसिन फॉर ऑल इज एन NPO which provides medicine to communities living in underdeveloped areas at nominal charges। जैसे ये चीज हमने देखी, अच्छा हमने कहा चल भाई तू तो घर जा, तू निकल भाई, तेरी मेहरबानी, ठीक है। अब रह गए बाकी ये दोनों, ओ तो फिर ये तुम एक मिनट, वो अलग बात है कि इधर कुछ मिलना नहीं तो फिर इधर ही आएंगे। अच्छा जी, चलो वो पीछे कॉस्ट 0 थी ना, याद आ गया मुझे। लो भाई शुरू करते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले बाकियों को देखते हैं। भाई हम खुद भी जो पैसे शैसे मिलते हैं ना लोगों से, पैसे भी लोग दे जाते हैं, हम दवाई खरीद के भी गरीबों को देते हैं। ये नहीं कि जब तक दवाई आएगी नहीं, मरीज आए खड़े हैं बाद दवाई चाहिए, भाई कहीं से आएगी तो यार, जो लोगों ने जो चंदे दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, जाओ खरीदो और दो हमें। अच्छा, न्यूबिरॉल 24,000 की हमें पड़ी, ये पता नहीं क्या था, ये पता नहीं क्या है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो लोअर क्या है, तो ज्यादातर यही होगा। अब घर जाकर सोचना रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर आया रहे तो उस पर क्यों रखवा रहा है। एनीवेज नेक्स्ट, इमोडियम हमने 12,000 की खरीदी, पता नहीं क्या है, ये 12,000, टेंशन ही कोई नहीं, लेकिन मैं टिक इस पे लगाऊंगा, बराबर जो है लोअर कह दो, ठीक है, और बराबर है तो फिर मैंने इसी पे लगा लिया, को मसला दोनों ही है ना। मोटिलियम 15,000, ओ लोअर। विजिक्स एलर्जी होगी, 18,000 कॉस्ट है, 18,300। अब इधर देखो भाई, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब अगर आपसे वो कहे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, तो इनकी 3 ये वाली और चौथे की ये आएगी, अभी एक रह गया ऊपर। वो कहता है जी कोई कॉस्ट नहीं है, हमने कहा अच्छा लोअर ऑफ नील, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओहो ये मैंने गलत जगह पे क्रॉस लगा दी। बहरहाल इधर देखो, इन दोनों में से लोअर क्या है, सॉरी, वो मतलब कहने का इसको कंपेयर कराना था मैंने, ये। अब हमारे पास 2 चीज़ें बाकी हैं जी, एक है हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दूसरी है फेयर वैल्यू। वाह चलो जैसा भी हो गया, इन दोनों में से एक चीज़ तो रेलेवेंट है ही जी, आप कहो ना 2 हैं तो आप फेयर वैल्यू को ले लें, बेसिकली मसला ये है, ठीक है ना, चीज़ें ये 2 रह गई हैं, लेकिन अगेन फेयर वैल्यू को तो हम ले नहीं सकते। अब फिर क्या रह गया, ये यार ये गोल वाला क्यों नहीं बनाया इसने, और ये अंडा बनाना इधर नहीं बनाना है, ठीक है बन गया, ओह वाह दोनों हो गए, सुभान अल्लाह। तो अब लोअर क्या है,
अब मसला ये है कि नील के ऊपर रखें या अब 26 पे रख लें, ये थोड़ा सा इशू आता है। अगर तो बिल्कुल कोई इन काइंड दे जाए तो उसके ऊपर एक पहला रूल पढ़ के आए थे, वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये मिटेगी जगह जो मिटाई थी किसी वजह से, ठीक है। जैसे ही हमने इस सिचुएशन में आए, हमने कहा ओहो आगे बांटनी है तो रखने की बात होगी ना। इन्वेंट्री कब पड़ी है? जब बांटनी है और पड़ी है। ये बात तो तब लगेगी, लेकिन जब आई है उस वक्त अगर कोई बंदा पैसे देने की बजाय इन्वेंट्री दे गया तो उसका उसूल क्या बताया था? फेयर वैल्यू पे आएगी। तो इसलिए मजबूरन फिर हमें इस अंडे में तो चूंकि अंडा था, इस अंडे में तो चूंकि अंडा था, तो हमने कहा अच्छा जी फिर हमें कोई कॉस्ट तो पड़ी नहीं थी। दरअसल तो हमें, यार दूसरे वाला रबर, एक मिनट आओ, एक मिनट। असल में हमें इसकी कोई कॉस्ट तो पड़ी नहीं थी, तो फिर हमने कहा जी हमें तो ये मुफ्त में ही मिली है, तो इसका मतलब फिर उसको रिकॉर्ड किया फेयर वैल्यू पे, और फिर टेंशन आगे फिर खत्म हो गई। लोअर क्या, ये फेयर वैल्यू ही हमारी कॉस्ट है ना। आज जो चीज़ मुफ्त में मिले उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं ना। इन दोनों में से लोअर अगेन क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये आपकी टोटल इन्वेंट्री बनेगी। कोई पूछे कॉस्ट कितनी है तो बताना, ASNPO आए थे, ठीक है जी। चले बहरहाल ये जरा कंफ्यूजिंग था, बाकी तो इजी है। ओके, ये कोई एक आधे MCQ में आ जाए या सवाल में कोई एक आधी एडजस्टमेंट इसकी आ जाए। एक आधी एडजस्टमेंट कैसे आ सकती है? वो यूं कह दे कि जी हमने इन्वेंट्री खरीदी है 50 रुपए की और हम ये नॉमिनल चार्जेस पे बांटेंगे। इसकी नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, नेट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, वो जो है कितनी बताई थी? 50 बताई। 50 रुपये की इन्वेंट्री हमने खरीदी है, ये इसकी कॉस्ट है, जबकि इसकी नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 40 है। अब आपने जब इन्वेंट्री का लेजर बनाना है NPO के सवाल में, तो क्लोजिंग में 50 लिखा होगा उठा के बैलेंस शीट से या कहीं बैलेंस से, उसको काट के क्या कर दोगे? 40। इतनी कोई जैसे NRV होती थी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, वो अगर एडजस्टमेंट आ भी जाए तो। लेकिन वैसे एक्सपेक्टेशन मेरी है किसी MCQ में ये पूछ सकता है। ओके, साइड पे होके बैठो यार, ठीक है ना, क्लास में बैठना है तो। इसको तो सारा सेशन चुप नहीं आई, साइड पे हो जाओ, पता लगता है ना उस्ताद को तो। अच्छा जी, बात सिर्फ कितनी सी याद रखनी है, NPO को कोई मटेरियल इन्वेंट्री टाइप का दे जाए, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और अगर उसको हमने अब रख ले लिया, जब उनसे आगे हमने बांटना है मुफ्त तकरीबन, तो फिर रूल ये लगेगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर ली ताकि कोई MCQ आए तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शायद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। हर बार आकर ये बात पढ़ के आपको याद आ जाए, हाँ ये असूल है, बस इतना सही जरूरत होती है, ठीक है। कलेक्शंस वाली इस सारी कहानी को काट दें PPE से ऊपर तक, क्योंकि ये आपको समझ कोई नहीं आनी। उसकी जगह सिर्फ ये लाइन लिख लें। कलेक्शंस बेसिकली कहते हैं को पेंटिंग शेंटिंग है। अब NPO ने एक गैलरी बनाई हुई है, वहां पर टिकट लगाया हुआ है, वहां पे लोग आते हैं, टिकट भरते हैं, गैलरी में तस्वीरें देखते हैं, तस्वीरें देख के निकल जाते हैं। NPO को इनकम हो रही है। इस पेंटिंग को डेप्रिशिएट करें। नॉर्मली ऐसी चीज़ों की ना कोई लाइफ कंफर्म नहीं होती, इनडेफिनेट है। खजाने हैं, ट्रेजर्स हैं, ठीक है ना। कलेक्शंस ये ऐसी चीज होती है कि इनकी कोई लाइफ नहीं होती यार, जितनी पुरानी उतनी कीमती। ये जी 1000 साल पुराना, सॉरी मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी, ये जी 1000 साल पुराना नुस्खा है इस रजिस्टर का, अब ये लगा हुआ है, अब 1000 साल पुराना है तो लोग देख रहे हैं, वाह वाह, तब पेज ऐसा होता था, अब इसकी क्या लाइफ है जी, आगे कितना अर्सा लोग देखते रहेंगे पता नहीं है। तो कलेक्शन किसे कहते हैं? वर्क ऑफ आर्ट या ट्रेजर्स को। इनको PPE में नहीं डालना। PPE से नीचे जैसे इंटेंजिबल CWIP अलग आते थे, ये अपने नाम से आएगा, जिसका नाम क्या होगा? कलेक्शंस, ठीक है। शोन सेपरेटली इन नॉन करंट एसेट्स, बैलेंस शीट में दिखाओ। कहां पे दिखाना? PPE के बाद, ठीक है। और इनको डेप्रिशिएट नहीं करना। बस उस सारे पेज के अंदर सिर्फ इतनी सी बात ही आपके काम की। ओके, ठीक है, चलें आगे। कलेक्शंस को PPE से ऊपर तक काट दे। PPE भी कोई नहीं पढ़ाना, बस यहां से मतलब कि एक दो बातें पढ़ानी है। PPE का आपको पता है पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है आपने। एंजॉइंग। AC क्यों बंद कराया है? कौन बंद कराता है? चलवा दो यार। अच्छा जी, PPE पता नहीं आप लोगों का ही आ रहा है, मैं तो खप खप के थक गया हूं, आपका ही बिल आ रहा है ज्यादा, मैं तो बार बार कह रहा हूं चला दो। टेंजिबल कैपिटल एसेट्स PPE के अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे लिखा हुआ है जी वो रखते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, बनाए हैं या ख़रीदे हैं, इन्वेंट्री नहीं है और कलेक्शन भी नहीं है तो पीपीई है। कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। पढ़ के देखोगे तो आप कहोगे अच्छा सर सही कह रहे थे, तो मत पढ़ो, कह रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, इसको हम रखते हैं जी अपने यूज़ के लिए, एडमिन पर्पज़ के लिए। ये हमने या ख़रीदे होते हैं या बनाए होते हैं, और ये बेचने नहीं है तभी तो पीपीई में रखेंगे। और ये कलेक्शन भी नहीं है, कलेक्शन तो अलग होती है ना, डेप्रिशिएट नहीं होती। तो वो क्या है, वो टेंजिबल कैपिटल एसेट्स, जिनको पीपीई हम कहते थे, तभी भी पीपीई ही कहना। ओके, तभी तो जब वो लैंड आया था तो मैंने कहा था कैपिटल फंड बना लो, यहीं से देख के मैंने अंदाजा लगाया था। ओके, रिकग्निशन कब, वही वाला प्रोबेबल है, फ्यूचर बेनिफिट्स आए, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है, बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं यहां से पढ़ने की, जहां से पढ़ना था हमने पढ़ा हुआ है। पीपीई का यही रिकग्निशन क्राइटेरिया, ज्यादा चीजें नहीं यहां से देखने लग जाना। जो हाईलाइट करवा रहा हूं सिर्फ वो, यहां पे हाईलाइट कुछ नहीं करवाया, यहां पे जुमला लिखवा दिया। इसमें सिर्फ 2 लाइनें हाईलाइट करवाई, एक बार ये पढ़ाई, हाईलाइट वाला पढ़ना है आपने जब भी बैठना है। ये सारे सफ़ों को छोड़ के इस टेबल को पढ़ना है आपने आके, बस कुछ नहीं करना। और ये 2 मिनट में रिवाइज होगा और याद भी रहेगा इंशाल्लाह, ट्री की फॉर्म में, है ना, ठीक है। अपने घर पे इसको रेड पेन से लिखना, ऐसे ही मशवरा, ज़्यादा देर तक याद रह जाएगी बात। मैं तो ये ब्लैक से इसलिए रखता हूँ कि ये पिक्चर में आ जाए। ओके, दीवार पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये 2 लाइनें वैसे पता है आपको, अगर कोई बंदा एसेट ही दे जाए तो क्या करोगे, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, पता है। ओके, और अगर फेयर वैल्यू ना पता लग रही हो तो एसेट और उसके डेफर्ड ग्रांट को बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट की तरह से है, इसलिए कोई जरूरत नहीं यहां से पढ़ने की। कह रहा है जी अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं मिल रही तो दोनों को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। याद है गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर कोई बंदा एसेट ही दे जाए और उसकी फेयर वैल्यू 50,000 है, मुझे तो एग्जांपल भी याद है अभी तक, और 5,000 में हमने वो ले लिया है गवर्नमेंट से, तो एक ऑप्शन है उसको 5,000 पे रिकॉर्ड कर लो। एंट्री हुई वो एसेट, वो वाला एसेट डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट 5,000 से। दूसरी है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, उसकी एंट्री है 50,000 डेबिट, 5,000 कैश क्रेडिट और बाकी डेफर्ड ग्रांट की तरह से। याद आ रहा है, सेम ट्रीटमेंट, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट कर लो कि गुजरते गुजरते इस पर नजर पड़ जाया करे, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल भी मैंने वही लिखी है। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर ओपन करे तो उसमें ये एग्जाम्पल नहीं, लेक्चर नोट्स में ये एग्जाम्पल थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेक्चर नोट्स में। वॉल्यूम 1 नहीं लाए, ठहर जाओ मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। बेटा वॉल्यूम 2 मुझे लगता है ज्यादा पास हो गया, खत्म है यार अब, और बेचारा क्या करे, अल्लाह करे यहाँ पे हो। मुझे तो लगता है वो वाली कौन से पेज पे है, नहीं है ना, ये तो पुरानी किताब है, इसमें तो वैसे ही चीज़ें कम हो गई हैं। बेटा एक एग्जाम्पल थी, वो शायद नोट्स में है, ढूंढ लें ज़रा ताकि मैं वो रेफर कर दूं। वैसे मैंने चैप्टर में जाना है, चैप्टर में है, ओके गुड। वो असल में ना वॉल्यूम 1 पे इसलिए टाइम लेना, उसके एमसीक्यूज तक भी हमने सारे किए हुए थे, उसमें बस छोटी छोटी चीज़ें आपने छोड़ी हुई जी। 222 ये एग्जाम्पल है, तो यही एग्जाम्पल रेफर कर दो, वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपने छोड़ दी थी जी, गुड। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड एसेट, यहां पर गवर्नमेंट ने इस प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये ग्रांट दी है, और वहां पर एनपीओ को कोई बंदा भी ये डोनेशन के तौर पर दे, इवन गवर्नमेंट भी दे दे, ट्रीटमेंट सेम है। जब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ही देगे अगला बंदा, तो उसको किस पे रिकॉर्ड करो, चाहो तो फेयर वैल्यू पे, चाहो तो नॉमिनल वैल्यू पे। एग्जाम्पल पढ़ी हुई थी तो वहां जाके इसी को रेफर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 पेज 222 वॉल्यूम 1 का ही है, जाहिर है। हम थे कहां पे, यहां पे थे। ये ना चीजें इसलिए भी एंड पे हो रही होती हैं, चीजें किसी क्रॉस रेफर हो रही हैं, पर्चे के अंदर जब चीजें आती हैं तो जाहिर है सारा कुछ पढ़ा होता है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो यहां पर मैंने सिर्फ वो एग्जाम्पल का मैंने रेफरेंस दे दिया था, मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था रात को कि मैं, या टाइम नहीं लग रहा था, मैंने कहा ये एग्जाम्पल है, डाटा थोड़ा थोड़ा याद था, तो बहरहाल आप लोगों ने इसको रेफर कर लेना, रेफर एग्जाम्पल, ताकि यहां से कुछ नया ना पढ़ने बैठ जाओ। 5 पेज 222। अच्छा वॉल्यूम 1 2 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये वॉल्यूम 2 इनसे आगे ही शुरू हुआ है ना, बट ठीक है।
ये बात भी आपको पता है। ये वही मेहताब वाले सवाल के अंदर काम किया था आपने। अगर मटीरियल ही आ गया, बिल्डिंग में यूज़ करना है, तो उसको CWIP में डेबिट किया था फेयर वैल्यू पे। पढ़ो, PPE विच इज डेवलप्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय हम खुद NPO माइट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियल और लेबर। मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये पेज नंबर में वापस हूँ जी 824 पे, जहाँ बात चल रही थी। जनाब कहा था, एक बंदा आया, उसने कहा ये सीमेंट की बोरियां पकड़ो, ये इस मस्जिद में लगा दो मेरी तरफ से। तो आपने एंट्री की CWIP डेबिट और ये लाइबिलिटी क्रेडिट, वो बिल्डिंग फंड जो डेप्रिशिएट करेंगे। एक अगला बंदा, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरी सांस तो चल रही है, मैं आपके पूरे दिन आज ये मजदूरी करूंगा मस्जिद के काम के अंदर, मैं लेबर का काम करूंगा, पैसे नहीं लूंगा। तो उसकी लेट से 2000 रुपये एक मजदूर की दिहाड़ी बनती थी, तो उसके 2000 रुपये उसने नहीं लिए, CWIP डेबिट होना था, उसने कैश हमारा क्रेडिट नहीं करवाया, ये भी बिल्डिंग फंड में क्रेडिट। यही बात लिखी हुई है बस, ठीक है। PPE विच इज डेवलप्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय एन NPO माइट इंक्लूड contributed materials or labor which would be recorded at fair value at the date of contribution। बस ये पता है आपको। यूं लिख देता हूं मैं, यूं लिख देता हूं, CWIP डेबिट और रिलेटेड फंड, बिल्कुल बिल्डिंग फंड ही कह देते हैं, बिल्डिंग ही बन रही है, PPE बन रहा है। अच्छा चलो, कोई प्लांट भी तो इंस्टॉल हो रहा हो सकता है, तो मैं रिलेटेड फंड ही कह देता हूँ, रिलेटेड फंड क्रेडिट। दोनों की इकट्ठी एंट्री कर देता हूं, चलो अलग अलग ही रख लो। CWIP डेबिट, रिलेटेड फंड क्रेडिट, ये मटेरियल की और लेबर की। बंदा आया जी मैं मजदूरी करूंगा, 2000 रुपये नहीं लिए, एंट्री। ये बंदा आया, ये सीमेंट की बोरियां रख लो 10 रुपये की, ये लो, एंट्री हो गई। तो ठीक है, जो नहीं हाईलाइट किया तो नहीं पढ़ना, और क्रॉस तो वैसे ही सिलेबस ही निकले हुए हैं ना। जो हाईलाइट नहीं कर रहा उसका मतलब है मतलब की बात बता दी है या फिर उस समरी में डाल दी है। तो अब चेक ना करने बैठ जाना, एतमाद कर लेना, बाकी जो इसमें से भी आ जाए जो छोड़ा है तो फिर अल्लाह मालिक के क्या हो सकता है। हाँ 100% तो मैंने आपको कहा कोई भी दावा नहीं कर सकता, ठीक है। ये अगली चीज़ें भी काट दें जी, इंटेंजिबल भी आउट ऑफ सिलेबस है, इंटेंजिबल से काटना शुरू करें, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 तक तो बिल्कुल काट दें, तो सिलेबस से ही बाहर हो गया। वेबसाइट कॉस्ट ये आगे पढ़ेंगे जाके आप, आगे 38 भी आगे पढ़ना है। FAIR 2 में हमने रोला डाला, हमने कहा यार ये उधर पढ़ना है, तुमने इधर भी डाला, हमने कहा नहीं इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। ऐसा 32 वेबसाइट कॉस्ट भी आपने आगे पढ़ना है। अच्छा जी, अब यहां पर वही सारी बातें जो हम करते हैं यहां लिखी हुई हैं कि जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है तो बैलेंस शीट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन नेट एसेट्स, कैश फ्लो, तो याद करने की जरूरत नहीं, बनती है बस, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन में नेट एसेट्स हों जो रिस्ट्रिक्शंस वाले हैं, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, कोई डेजिग्नेटेड हों, अनरिस्ट्रिक्टेड हों, टोटल नेट एसेट्स हों, ऐसी बस बातें लिखी हों, आपको पता है वो सारा कुछ ना, मैंने इकट्ठा कुट्ठा करके, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये देखो, ये बात वहां पे मैंने इन बिल्ड कर दी है, मिसाल के तौर पे पढ़ा रहा हूं। अंडर डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंट्रीब्यूशन, एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशंस आर अक्यूमुलेटेड इन नेट एसेट्स बैलेंस, यही बताया था कि एंडाउमेंट फंड कहां नजर आएगा, लायबिलिटीज से ऊपर नेट एसेट्स में। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड बैलेंसेस आर रिफ्लेक्टेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स इन नेट एसेट्स बैलेंस। अब इस तरह से पढ़ो और समझो फिर बैठ के, यही बात लिखी हुई है कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड भी कहां नजर आएंगे, नेट एसेट्स में, लायबिलिटीज से ऊपर। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एक्यूमुलेटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डेफर्ड कॉन्ट्री, ये कहां नजर आएंगे, लायबिलिटीज। तो ये बातें ना इसी तरह से सारी ना मैं 2-3 दिन पढ़ के ना उसमें से कोशिश करता रहा कि जो फिर भी रह गई है वो फिर माफ़ कर देना, लेकिन इधर ना जाना, ये तो फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। ओके, ये फॉर्मेट्स हैं, देखने की जरूरत है, इनमें से सिर्फ एक फॉर्मेट, अच्छा ये तो उड़ा दो, मल्टी कॉलम को उड़ा दो, पेज 827 पे इलस्ट्रेशन, सिर्फ फॉर्मेट है एंड तक। अगले सफ़े में भी ये डेफरल मेथड जहाँ लिखा है इससे ऊपर, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड बेटा नहीं है ना, और ऊपर मल्टी कॉलम बैलेंस शीट उन्होंने बनाई हुई थी, वो भी रहने दो। अब ये काट नहीं रहा क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, बहुत मुश्किल था, याद है पहले दिन किया था, इनकम्स और फिर एक्सपेंसेस, उफ, या सरप्लस है डेफिसिट, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये देखो इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सेस सब, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो पेज 829 को काट दो सारा। हाँ जी हाँ जी, रिस्ट्रिक्टेड फंड है ना बेटा, हाँ सारे पे क्रॉस लगा तो हुआ है। 829 नंबर सफ़ा, 829 नंबर सफ़ा, रिस्ट्रिक्टेड फंड से लेकर, रिस्ट्रिक्टेड फंड जहाँ जहाँ लिखा हो वो तो वैसे ही सिलेबस में नहीं है भाई, वो तो निकल गया है, सारा सफ़ा काट दो। हो गया, आगे भी चलने दो, इसका आंसर भी काट दो। अच्छा ये कोई और चीज़ है वैसे, लेकिन मैं रेलेवेंट नहीं समझ रहा इसको। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, फॉर्मेट बनाना सिखा दिया था, जो जो चीज़ें इसमें जाती हैं वो बता दिया था, तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से पढ़ने की, पढ़ोगे भी तो वही बातें हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स शुड प्रेजेंट रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स एंडोमेंट के तौर पे, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, अदर देन एंडोमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड, टोटल। यानी कि जब स्टेटमेंट इन नेट एसेट्स बनवाए ना, मैं भूल गया था उस दिन जिस दिन सवाल कराया, टोटल का कॉलम डालना, एंड पे टोटल का कॉलम भी डालना। जैसे स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कहा था टोटल का कॉलम जरूरी है अनलेस के वो खुद मना कर दे, तो अगर वो खुद मना कर दे फिर टोटल का कॉलम ना बनाना, वरना जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स नहीं बनाई थी हमने उस दिन मेहताब वाले सवाल में, उसके आगे टोटल वाला कॉलम में डालना भूल गया था, वो घर पे डाल लेना, ठीक है। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड अदर देन एंडोमेंट सिर्फ वो हैं, वो ना लाइबिलिटी में है, लेकिन मैंने कहा था उसकी मिसाल वो रिसर्च लो, चाहे किसी ने पैसे बाहर से भी दिए थे, अगर हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी ना, इसलिए मैंने कहा था कि इस तरफ ना हो, जो कह दिया वो ठीक है। उस सवाल को जाके देखो, उस मेहताब वाले सवाल में रिसर्च फंड है, अब हो सकता है ये बाहर से ही पैसे आए हों, उसने शायद लिखा भी हो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड, ज़रा देखना सवाल को जाके, ज़रा देखना, मैं ये सफ़ा नहीं हिलाना चाह रहा, मैं करूँ ज़रा, आप फिर वापस आना, चलते हैं ज़रा देर लग जाएगी, अगर आप निकाल लो मेहताब वाला सवाल तो किसी और फाइल में निकालें सर। चुप 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 चुप, अब फिर चुप, अब फिर मैंने हिला दिया तो हिला दिया ये, अब फिर जाकर ही देखेंगे। अब सफ़ा नंबर एंड तो नहीं हो गया, या अल्लाह खैर, 8 8 8 8, करीब तरीन, बेहतरीन मेरे अजीजों। रिसर्च फंड है और रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के तौर पे एलोकेट किया हमने सरप्लस इंटरनल फंड, ये हमारी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन में शायद, या यहाँ पर शायद, हाँ ये रिसर्च कॉस्ट आ रही थी, हमने कहा था इसको डेबिट कर दो, इसके कहीं कंट्रीब्यूशन भी पड़ा होगा, कहीं कंट्रीब्यूशन पड़ा है रिसर्च के लिए, क्रेडिट भी किया था हमने, कुछ इसमें क्रेडिट भी हुआ था, शायद ये क्रेडिट हुआ था, बात समझ रहे हो, कोई पैसे बाहर से आ गए है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन हमने भी कोई ऐसा काम कर दिया तो इसको फिर आप फंड्स में ही शो करो, ठीक है ना, वरना आईकेएफ की कमेंट्री और ये फॉर्मेट आपको परेशान कर देगा। मैंने तो इसीलिए कहा कि फॉर्मेट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जो टेबल बना दिया है वो 2-3 दिन के बाद ही मैंने बनाया है, मैंने ये नतीजा फर्ज किया है, ठीक है ना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर ट्राई करना चाहो तो गो अहेड। अच्छा तो बहरहाल ये फॉर्मेट सा बना हुआ है, बस ठीक है, आपने वो फॉर्मेट अपने सवाल वाला देख लेना जो हमने बना के देखा हुआ है, उसमें बिल्डिंग फंड था वो लाइबिलिटीज़ में था, रिसर्च फंड था, एंडोमेंट मैंने डाल दिया था, सवाल में ओरिजिनली नहीं था, जनरल फंड भी था, ठीक है ना, उसी फॉर्मेट को देख लोगे, ये वही फॉर्मेट है बस, ठीक है। हाँ इसको एक नज़र सिर्फ देख लेना, मैंने कहा था रीड कर दूंगा वंस इन क्लास, पीबीटी से नहीं, सरप्लस डेफिसिट से शुरू होगी। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश के अंदर उसी तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन है, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल है। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में उसी तरह से वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं। फ़र्क तो सिर्फ यही पड़ा था ना बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस में पीबीटी के बजाय इनकम एक्सपेंडिचर बना था और सरप्लस या डेफिसिट आया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। उसके बाद सिर्फ जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मसला आएगा, वहां पर जाकर हमारा शेयर रिस्क कैपिटल इशू होता था तो पैसे आते थे, लोन पे होता था तो पैसे जाते थे, यहां पे फंड्स आ रहे होंगे, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है, चेक करके देखो। सरप्लस डेफिसिट से शुरू हुई कैश फ्लो, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन लिखा हुआ है, अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, इनकम, एक्सपेंसेस उल्टाते हैं, रिसीट्स, पेमेंट्स लिखते हैं, याद आ रहा है। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस हैं, ऑफिस सप्लाईज, प्री पेमेंट्स, एक्रूअल्स, याद आ रहे हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद इंटरेस्ट पेड, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, उन्होंने यहां लिख दिया, आप उधर भी जाकर लिख सकते हो, कहा था ऑप्शन है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज किए कैपिटल एसेट, इन्वेस्टमेंट परचेज की, बेची हैं, इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स एसेट बेचे हैं, वही चीज़ें आ रही हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लोन लिया है, एंडोमेंट के पैसे आए हैं, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आया है, बात वही है। नहीं पूछता ये, लेकिन एक नज़र पढ़ लेने से दिल को तसल्ली हो जाती है कि अगर कोई इसमें पूछ लेगा तो देख लेंगे, कैश फ्लो तो वैसे ही बननी है, चीज़ें अब नाम बदलने हैं, बस लेजर बनाई जाएंगे और किए जाएंगे कैश फ्लो, लेकिन आएगी नहीं। ये सवाल मैंने काटा नहीं है, मेरा दिल करता तो जितनी देर मैं खपा हूं समझाने में और घर पे खपा हूं वो चीज़ें बनाने में, सुबह ये सवाल करके ये चीज़ें बता देता, लेकिन मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं जो उन्होंने ऊपर लिखा है और जो नीचे ट्रीट किया है 1-2-3 जगहों पे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको करवाना मुनासिब नहीं समझा। एक एग्जाम्पल है, उसके नीचे सोल्यूशन है उसका, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन यहाँ तक बस रेलेवेंट है बाय द वे। तो अगर कोई देखना भी चाहे घर, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई देखना चाहे अपनी मर्जी के तहत, तो एक तो इसके अंदर गड़बड़ नज़र आएगी, जिस फंड की बात ये भाई ने की है इसी सवाल में नहीं है, किसी जैसी एक फंड के कि है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन यहाँ क्यों आ रहा है, एक उसमें आएगी बात। दूसरा, लैंड के बारे में जो मैंने बताया है, हालांकि लैंड रिसीव हुआ है, कैपिटल फंड में जाना चाहिए, लेकिन इसने सोल्यूशन के अंदर लायबिलिटीज में रखा हुआ है। तो ये दो चीज़ें अगर बर्दाश्त हो जाए तो बेशक देख लेना, मेरा मशवरा है रहने देना, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन स्टिल सफ़ा नंबर 836 से आगे तो वैसे ही काट दो। असल में ना ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है सोल्यूशन, और कुछ नहीं है, 2 दफ़ा आ गया, ठीक है ना। पहले तो इसको काटो, चाहे डेफरल मेथड है, लिखा हुआ डेफरल मेथड है, लेकिन वो ना ये वही सोल्यूशन है ऊपर वाला, दोबारा 2 दफ़ा पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ दो। ये पेज नंबर 836 से जो आंसर शुरू हो रहा है इसको काटना शुरू करो, और फिर उसके साथ ही ना असल में दूसरा मेथड भी आ जाना है, तो ये कटाई चलती जाएगी और हम प्रैक्टिस पोजीशन पे आ गए, ठीक है। यानी कि आप, हाँ बेटा, उसमें ना रेस्ट्रिक्टेड फंड तो वैसे निकल गया है, जो डेफरल मेथड हमारे सिलेबस में है ना, वो भी असल में 2 दफ़ा लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो जो ऊपर वाला सोल्यूशन है ना, यहाँ तक खत्म होता है, ये फिर आगे फिर शुरू हो जाता है वही। तो इसलिए पेज नंबर 836 से ऑनवर्ड, अगली बार मैं सही कर दूंगा, ये 2 दफ़ा पेस्टेड है, ये निकाल दें, ठीक है, लेकिन यहां से आगे एंड तक उड़ा दो। अब सिर्फ एक ये हमारे सिलेबस में है जो फॉर्मेट आपको पता है। ये सवाल है जी, बना दो इनकम एक्सपेंडिचर, चेंज इन नेट एसेट्स, बैलेंस शीट। मेहताब वाले सवाल में ये मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर बनी, इनकम आई, एक्सपेंसेस आए। चेंज इन नेट एसेट्स बनी, वो चेंज इन इक्विटी की तरह से ये बनी हुई है। बैलेंस शीट बनी, और उसके बाद बैलेंस शीट, ये देखो जैसे मैं कह रहा था कि नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल एसेट्स को अलग रखना, यानी पीपीई को, कलेक्शंस को अलग। ये बातें हमने सारी पढ़ ली, इसलिए इधर देखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें वहां इनबिल्ट हैं, ओके। ये सारा सोल्यूशन बिल्कुल सही एक यहां तक था, उसके बाद यही दोबारा पेस्ट हुआ हुआ, इसलिए मैंने कहा पेज 836 पे ये जो आंसर लिखा हुआ है ये काटो और फिर एंड तक, प्रैक्टिस सेट से पहले तक इस सारे को काट दो, ठीक है। अच्छा जी, ये 51 का आंसर सी कर लो, सी को काट के बी कर लो, ये जरा एक करेक्शन कर लो, बाकी तो मुझे वैसे ही सामने आ गया। ये एंड पे ही है 965। नहीं, इसका सोल्यूशन सही कर ले। हाँ, कुछ एमसीक्यूज मैंने दिखा दिए तो उस वक्त कटवा दिए थे क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड फंड के हैं, या कोई एक आधा एम ही बेवकूफ़ी के मबनी हो तो वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि एम ही खाम खा परेशान करे कुछ चीज़। बाकी सारे एमसीक्यूज आपने कर लिए उन्हें। 51 का सॉल्यूशंस में जाकर बी ऑप्शन कर लें। हाँ, एक अहम बात देखो ना, अब इस एमसीक्यू को देख के याद आई, एक अहम बात मेरे से रह गई थी डिस्कस करनी। वो कहाँ पे पड़ी है, अब वो वापसी पे जाते हुए दिखा भी देता हूँ। बेसिकली कहानी एक लिखी हुई थी, वो पता नहीं कैसे मिस हो गई, इसको देखते ही याद आ गया। आपको एक ग्रांट मिली, कंट्रीब्यूशन डोनेशन मिला, आपने उससे एक प्लांट खरीदा मिसाल के तौर पे, ठीक है। एनपीओ हमने जो हैं तो हम एनपीओ ही, लेकिन हम कपड़े बना के जो है वो गरीबों में बांटते हैं। आपने अपना प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है। अब
वो प्लांट हमने खरीदा, अब वो प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है, साथ साथ वो कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी बनाई, वो इनकम बन रही है। आग लगी, प्लांट जल गया, अब नहीं है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। अच्छा आ गया तो फिर देख लेना ना। अच्छा अब जी आग लगी और प्लांट जल गया, अब प्लांट तो जीरो हो गया, उसकी सारी कॉस्ट एसेट से क्रेडिट होके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, 1 रुपया इंश्योरेंस का नहीं मिला, सारा 100% टोटल लॉस। अब वो जो ग्रांट की तरह से डेफर्ड लायबिलिटी पड़ी है उसका क्या करें? इनकम की बजाय डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो उसको नेट एसेट्स में, मेरा मशवरा है। मैं जाके दिखा देता हूं ये बात। पहले इनकम बनाकर भी उधर ही लेके आना है ना, उस साल के अंदर इनकम। अच्छा देख लेते हैं, मुझे जरा पढ़ाने दो, ऑप्शन ही है ना, अल्लाह करे मिल जाए। ये पीपीई वाले में लिखा होना चाहिए था, पेज नंबर बताओगे जहां पीपीई देख के आए? अच्छा ये मैं भी कहूं मुझसे रह कैसे गया, नहीं अभी भी नहीं मिला, ठहर जाओ। ठहर जाओ, मुझे पता है पीपीई कहाँ है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। बस यहाँ पे कुछ उस तरह की बात उसने लिखी हुई थी, शायद मुश्किल बात है, पढ़ लेता हूँ। बहरहाल वो बात फिर वहीं पे, व्हेन पीपीई नो लॉन्गर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एनपीओज एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज, वो अब कपड़े नहीं बना रहा हमारा प्लांट, इट्स कैरिंग अमाउंट वुड बी रिटन डाउन टू रेजिडुअल वैल्यू इफ एनी, अगर उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू बची है तो बस वो बच गई है, बाकी एक्सपेंस आउट कर दो। A write down would be necessary. For example, when NPO no longer plans to use asset because it has been damaged or render obsolete. मैंने तो आग ही लगा दी उसको, ठीक है। अब वो कहता है when an asset's carrying amount is written down, a corresponding amount of any unamortized deferred contribution related to asset would be recorded as, ये सही कह रहा है, revenue provided there or restrictions are। जब इसने कहा ना कि इनकम बनाए तो फौरन मेरे जहन में आया कि रिलेटेड लॉस भी तो सारा ही जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या नतीजा निकला जी? इस सारी कहानी को नहीं पढ़ना, इसके साथ हमने क्या लिखना है, इसके साथ क्या लिखना है, अगर एसेट मिसाल के तौर पे मसलन तबाह हो गया, चलिए यार अगर लिखें अगर एसेट तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस बना लो, यानी लॉस हो गया ना। अगर एसेट तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस यानी लॉस हो गया ना, लॉस में डाल दो। और अगर उसकी कोई रिलेटेड डेफर्ड लायबिलिटी अभी पड़ी है, और अगर उसकी कोई रिलेटेड डेफर्ड इनकम पड़ी है, और इनकम कह दिया मैंने, डेफर्ड जो साथ लिखा हुआ है, डेफर्ड इनकम मतलब लायबिलिटी होता है ना, लायबिलिटी ये लो। और अगर उसकी कोई रिलेटेड डेफर्ड इनकम पड़ी है तो उसे इनकम में डाल दो, ठीक है। इनकम भी कहाँ पड़ी होती है? इनकम एक्सपेंडिचर में। और एक्सपेंस भी कहाँ होता है? लॉस भी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो, ठीक है जी। ओके बस इस पैरा को अब नहीं पढ़ना, इसमें यही लिखा होता ज़रा मुश्किल अंग्रेजी में। ओके अब वो वाला एमसीक्यू भी हो जाएगा जो एंड पे था। एक एमसीक्यू इन्वेंट्री वाला था, अब वो भी हो जाएगा।
जब आपने वो इन्वेंटरी वाली डिस्कशन मेरे साथ कर ली है। ठीक है, कितने बच्चों ने सारे MCQs किए थे? 4-5 कौन से रह गए हैं वो करवा दूं? बाकी हो गए थे डिस्कशन से, बाकी हो गए थे। ज़रा आप चेक कर रहे हो ना कि बाकियों से भी बाद में घर पे हों या ना हो, इसलिए 2 नहीं हुए वो डिस्कस करते हैं, और जो रह गए थे वो भी बता दो ताकि तसल्ली हो जाए। तसल्ली नहीं ना हो रही होती उस्ताद की जाते जाते जी। हाँ भाई, ये इसका जवाब, NPO हैज़ अ कैपिटल एसेट एट कैरिंग वैल्यू ऑफ 800, और इसकी अनअमोर्टाइज जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन पड़ा है वो 480 है। एट द डेट फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय आग कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट डाउन फर्नीचर बाय 480, ना जी ना, वो तो 800 से ही जाएगा, बिल्कुल गया, ये तो गलत। राइट डाउन बाय फर्नीचर बाय 800, हाँ। एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ 480 रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, हाँ ये सही लग रहा है। कहता है आगे, राइट डाउन फर्नीचर बाय 800 और ट्रांसफर दिस टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इन नेट एसेट्स, नहीं, उसने कहा इनकम बना लो। बी और सी दोनों एक्सेप्टेबल है, नहीं जी सिर्फ बी सही आंसर है। ठीक है, अब ये बाकी फजूल से ऐसे MCQs ने करने ना बैठ जाना। क्या है डोनेशन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम बताओ। अब आपको क्या वो लेजर बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग अनअर्न्ड रिसीव, ये लिखने और फिर इनकम निकल आनी कोई जरूरत नहीं है, ये आएगा भी तो कर लोगे। ठीक है, अच्छा जी 55, चलो ये भी कर लें। ऐसे उलट चलते हैं ना, जहाँ तक आप पहुँचोगे बेटा ये 3 4 5 बच्चे बता देना, उसके बाद सिर्फ सिलेक्टिव बता दीजिएगा जिनमें मसला है, क्योंकि बाकी फिर अंडरस्टैंडिंग मेरी यही है जो टाइम दिया था कि जब डिस्कशन के बाद 5-7 बच्चों को समझ आया तो वो सिंपल चीज़ें थी तो समझ आई, जिनमें मसला है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, स्टिल अगर किसी को मसला हो तो कल मैं 10 बजे आ जाऊंगा, 11 बजे मेरी क्लास है, 1 घंटा में वहाँ बैठ जाऊंगा। ये MCQs करोगे, कोई सवाल आता है तो मुझसे पूछ लेना आके, अगर कोई यहाँ पे हो पूछना चाहे तो। अच्छा चलो क्लास ख़त्म करके आ जाना, 5 मिनट में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, एन NPO हैज़ 16,000 बैग ऑफ चावल टू बी सोल्ड ओनली टू मेंबर, ओह दवाई नहीं चावल आ गए, लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को, गरीबों को बांटना है, थोड़ा सा प्रिविलेज उनके पास नहीं है। द कॉस्ट ऑफ राइस इज 600 पर बैग, हाउ एवर NPO सेल्स 1 बैग टू अनप्रिविलेज पर्सन फॉर ओनली 50 रुपए। हाउ शुड दीज 16,000 बैग्स बी मेजर्ड? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ, तो दूसरी तो दी नहीं हुई, शायद उन्होंने नीचे से ट्रीटमेंट पूछा है। एट कॉस्ट नो, एट कॉस्ट एंड NRV नो, एट लोअर ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट नो, एट लोअर ऑफ करंट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एन NPO अर्न्ड इन्वेस्टमेंट, ये तो पढ़ा दिया था, ऐसी बातों बातों में जब आया था मैंने ये च्यवन कराया था। इसका सी ऑप्शन है कि एंडाउमेंट है, नहीं, NPO अर्न्ड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एक्यूमुलेटेड फॉर परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड, हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल मेथड? जो हमने पढ़ा है यही हमारा मेथड है। अब अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो मैंने कहा इस पे अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट बनना है तो इसको लायबिलिटी बनाओ, नहीं तो कैपिटल फंड बनाओ। अब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री होल्ड लैंड है, कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में इसको कैपिटल फंड बनाना चाहिए। अगर यूं कहता कि ये लैंड मिला है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो फिर इसको लायबिलिटी में डाल देते। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रिकग्नाइज एज रेवेन्यू नहीं, डेफर एंड रिकग्नाइज नहीं, रिकग्नाइज डायरेक्ट इंक्रीज ये सही है, रिकग्नाइज एज डिडक्शन ऑफ रिलेटेड कैपिटल, अभी रिलेटेड कैपिटल रिलेटेड कैपिटल एसेट कुछ है ही नहीं, वो तो आ ही नहीं रहे कि ये किसके लिए मिला है, बिल्डिंग बनानी है तो उसमें से नेट करें या जो भी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रिकग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज यानी कैपिटल एसेट, जिसको मैंने शॉर्ट में बताया था, कैपिटल एसेट एक तरफ PPE एसेट्स में, दूसरी तरफ नेट एसेट्स के अंदर कैपिटल एसेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट, यार उसका ना अभी मैं पासवर्ड दे देता हूँ, बनना शनना क्या है, आप बस फारिग हो रहा हूँ, सुकून से बैठ के सारी चीज़ें भर भर के उसमें डाल दूंगा, जिस चीज़ का वो दिल करा करेगा, कोई टेस्ट है उसका सोल्यूशन है, कोई लेक्चर नोट है, सारा कुछ अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन फ्री होके करूँगा ना, नहीं टाइम मिला, होश ही नहीं, यकीन मानो, घर वाले भी नाराज़ हैं, तुम लोग भी नाराज़ हो, हम जाएँ कहाँ। अच्छा वो कहते हैं कि तुसी गाली कभी नहीं की घर आके, लेकिन आजकल तो फुल मेरे पे तरस आया हुआ है सबको कि यार आजकल तो रात को भी नहीं सो रहा। एन NPO अर्न इन्वेस्टमेंट इनकम दैट आर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडाउमेंट,
हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड इन डेफरल मेथड? बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ फिर यहां से पढ़ेंगे। एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली जाएगा नेट एसेट्स में इंक्रीज। रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इनकम से, डेफर एंड रिकॉर्ड एज, नहीं नहीं डेफर लायबिलिटी नहीं, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज। यस, तो ऐसे ही इंशाल्लाह आप सारे कर जाओगे, ठीक है। अच्छा कितने रह गए थे बेटा, कहां तक आए हैं आप? बहरहाल ये सारे हो जाने वाले ही हैं। जो इनमें मसला करेगा, जैसे अच्छा 22, 42, ये वो कंफ्यूजिंग बात है। वो कहता है कौन सी सही है, वो जो मैंने कहा था खुद पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गया, आई कैप खुद कंफ्यूज हो जाता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक्सटर्नली इंपोज होते हैं, नहीं इंटरनली भी हो सकती हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इंटरनली होती हैं, नहीं एक्सटर्नली भी हो सकती हैं। रिस्ट्रिक्शन में बी एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये तो साइड पे कर दो। ये होता है भाई मतलब खामोशी से या बता के, इसको तो साइड पे कर दो। अब रह गया रिस्ट्रिक्शन मे बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, मे बी इंटरनली इम्पोज्ड, तो ये तो दोनों ही सही हैं। यहाँ पे कुछ सोल्यूशन में ये सवाल में तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? रिस्ट्रिक्शन, सुनो सुन लो सुन लो सुन लो, इसको छोड़ दो, इसको काट देते हैं। पता नहीं मैंने निशान क्यों लगाया, वैसे कंफ्यूज कर रहा है। असल में ना आई कैप में भी कुछ ना एक आधा एमसीक्यू गलत हो जाता है। एक ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ अबव, कर लेते वो, छोड़ दो इसको। और जी 34, ये एक ऐसी चीज है जो कहीं मैंने नहीं पढ़ी थी और बस ये नाम आ रहा था तो मैंने कहा इसको निशान लगा लो ताकि आपको भी पता लग जाए, कहीं आ ही ना जाए किताब में लिखा हुआ है। जो बंदा हमने टूर्नामेंट करवाया, यार तुम भी उठ जाओ वहां से भाई, उठ जाओ अभी। हाँ कोर्ट वाले भाई पीछे चले जाओ थोड़ा सा, अभी क्लास से बाहर जाओ ताकि करीब हो जाओ दरवाजे के। क्या करते हो यार, और तुम शर्म कर लो यार, सफेद कपड़े पहन के ऐसे काम करने वाले, मतलब दाग कितनी जल्दी लगता है, तुम पता होना चाहिए सफेद कपड़े, शरीफ आदमी हो तुम। चुप सर्फ एक्सेल। अगर हमने टूर्नामेंट करवाया, हमने चीफ गेस्ट को ही बुलाया, उस चीफ गेस्ट को जो हमने गिफ्ट दिया उसको ऑनरेरियम कहा जाता है। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए आपको। ऐसे ही कोई भी आपने किसी को गिफ्ट दिया है आपने, एनपीओ ने, तो वो क्या है, वो आपका खर्चा ही है, ऑनरेरियम कहते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए। ये इसलिए मैंने इसको है हाईलाइट कर दिया था क्योंकि ये मैंने कहीं वैसे पढ़ा नहीं किताब में, तो मैंने कहा चलो उसने एमसीक्यू में डाला हुआ है तो आपको भी पता होना चाहिए। और तो कोई नहीं होगा जी पिछले तो। अच्छा जी, किस में? ट्रू फॉल्स में जाते हैं, ठीक है। पहले मुझे एक बार गिनवाने दो। एनपीओ, ईपीएस, फ्रेमवर्क, कैश फ्लो, और कौन सा इधर इधर कौन सा है? वॉल्यूम 2 में जरा देखो, रेशियोज, यहां से शुरू करते हैं। रेशियोज, एनपीओ, ईपीएस, कैश फ्लो और फ्रेमवर्क, इन 5 में कोई मसला तो नहीं है। एक मसला सिर्फ उस में जुमले में है, वो शायद चलें देख लेते हैं, दूसरे या तीसरे में था। एक वो पास पेपर है ना जी, पास पेपर जो रिसेंट आया है, जा लेते हो। वो मैं दिखा देता हूँ। और ये कौन सा खुल गया है बेटा, बातें क्यों कर रहे हैं यार आप? यार जिसको ना थकावट हो रही है या उठना चाह रहा है उसके लिए दरवाज़ा मौजूद है। क्लास को डिस्टर्ब मत करें प्लीज़। क्लास मगरिब तक मैंने कहा तकरीबन चलेगी और उसके बाद भी चल सकती है, लेकिन जिसको मसला हो चुके ये यूट्यूब पे चला जाना है लेक्चर, तो बगैर डिस्टर्ब किए कोई भी बात किए प्लीज़ क्लास से उठें और घर चले जाएं और सुकून से सुने, अपनी मर्ज़ी के वक्त में, मर्ज़ी की तबीयत पे, मर्ज़ी के मिजाज पे रहते हुए। कोई रुकावट नहीं है। एक आमिर भाई और मैं भी होंगे तो मैं बाकी चीज़ें भेज दूंगा। मैंने जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है।
अच्छा जी, आज ही आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें किसमें मसला है? 6 में कहता है करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर एग्जिट वैल्यूज। नहीं, फेयर वैल्यू इज नॉट एन एग्जिट वैल्यू, सॉरी, करंट कॉस्ट इज नॉट एन एग्जिट वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू इज एन एग्जिट वैल्यू। मैं अभी निशान दिखा देता हूं जी, ऐसे न करें, तुझे इल्ज़ाम ही लाता है। मैं दूसरी तरफ जाता हूं ताकि ये ऐसे ही रहे। फ्रेमवर्क का चैप्टर देखिए, मैं कोशिश करूंगा कोई इसका जुगाड़ लगे कि ये तस्वीरें किसी एक जगह इकट्ठी हो जाएं, अगर हो गई तो। वैसे तो अब ये सो गया, देखो। चलो जी, इधर से ही जाके देख ले। समझ आ गई है? नहीं, अभी फिर मुझे भी देखने दो ना। अभी फिर आप लोग ज़रा ध्यान से ऐसा इल्ज़ाम लगाया करो ना। बस ठीक है, अब देख लें दो मुझे। अब मुझे वहम पड़ जो गया है। ये देखें जी, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज एग्जिट वैल्यू है, और ये एंटिटी वैल्यू है। एंटिटी वैल्यू, एग्जिट वैल्यू नहीं है, एंटिटी वैल्यू है। तो ये एग्जिट वैल्यू है। इसकी पिक्चर भाईजान आप फिर आप पता नहीं हर बार पिक्चर लेने लग जाते हो। ये पहले भी तो ली थी आपने, जितनी बार ये वो पड़ा हुआ है भाई, जितनी बार कोई चीज खुलती है इधी पिक्चर, इधी आपको समझ नहीं आनी तेनू ये केड़ी है ते वो केड़ी है। और बेटा जी, 9th क्वेश्चन कहा था कि आपने लेक्चर नोट्स का कर लेना है। उसका टाइम नहीं मिला तो उसकी पिक्चर ले लीजिए। ये सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर बहुत सिंपल है, 968 है। इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ था, बस इतना याद रखना। यहां बता देता हूं क्या करना है। इसमें हुआ ये था, पहले सुन लो तस्वीर कशो। इसमें हुआ ये था कि हमारे कुछ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इस साल के दौरान कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो कन्वर्ट हो गए वो तो आ गए बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में, क्योंकि वो तो शेयर्स जो बन गए। तो पहले 3 महीने वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, चौथे महीने के पहले दिन वो कन्वर्ट होकर शेयर बन गए। बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में वेटेड एवरेज में आ जाएंगे, बेसिक ईपीएस निकल आएगी। फिर डायल्यूटेड की जब बात करेंगे तो यहाँ गेम पड़ेगी। वो गेम ये पड़ेगी कि ये जो शेयर्स 9 महीने कन्वर्ट होने के बाद ऑर्डिनरी बने, ये जो शेयर्स थे यानी 50%, आधे शेयर्स, आधे डिवेंचर्स शेयर बन गए थे, आधे नहीं बने थे। तो जो आधे डिवेंचर्स शेयर बने, 3 महीने वो डिवेंचर रहे तो उनका इंटरेस्ट आएगा, अगले 9 महीने का नहीं आएगा। 3/12 किया हमने। बाकी आधे पूरा साल रहे। इसी तरह से जो आधे कन्वर्ट होके 9/12 चले गए वेटेड एवरेज शेयर्स में, वो डायल्यूटेड के अंदर नहीं आ सकते, वो तो बेसिक में चले गए। तो फिर यहां पे 3/12 आने हैं, बाकी आधे ठीक हैं। तो ये सोल्यूशन सिर्फ तस्वीर ना खींचो, जरा समझ लो। ठंडे दिमाग से जब रिलैक्स होकर करोगे ना, सवाल भी हो जाएगा इंशाल्लाह, सोल्यूशन भी मैच हो जाएगा। अभी नहीं समझ आएगी। अगर ये बात समझ नहीं आई तो क्लास के बाद अकेले में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग इंडिविजुअली, किसी को अगर ये बात इसकी समझ नहीं आई। फिलहाल तस्वीर लें, जब आप आराम से करेंगे ये हो जाएगा। अभी वक्त का तकाजा ये है कि इसको छोड़ दें, तस्वीर ले लें बस। सही है जी? अच्छा जी, अब इधर देखें जी, नमाज 4:15 है जी, 4:30 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मैं तो काफ़ी दिन से ना जल्दी घर चला जाता हूँ आपकी क्लास की वजह से। वो मैं तो शाम को क्लास भी नहीं रखता, जब डबल हुई है मैं घर भाग जाता हूँ। ज़रा मैंने कहा चुप कर जाएं, ज़रा साकिब को बुला दें। अच्छा जी, सुन लें। ये क्वेश्चन 9 जो था, इसका सोल्यूशन आपको दिखा दिया है। एनपीओ में क्वेश्चन 14 की एडजस्टमेंट फॉर क्यों इग्नोर की थी, ये बात रह गई है। ऑरेकल फैमिली में सिर्फ इन्वेंट्री निकलवानी है, ये बात रह गई है। उसके बाद बाकी सब हो गया। ठीक है, इसकी वीडियो बता दूंगा।
IS-20 में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात आपको बतानी है और दूसरा सिर्फ आपको एक ट्री की पिक्चर खिंचवानी है, कुछ नहीं करना। ये चीज़ें परेशान नहीं होना, ये पेज में दिखाना है हाँ यार ये पढ़ लिया, कहा था पेंडिंग पढ़ लिया, ऐसी बातें और कुछ नहीं है, और कुछ रहा ही नहीं इस दफ़ा, साथ करते गए, ठीक है ना। तो देखते हैं ये एंड पे, देखो एंड पे क्या लिखा हुआ है, जनरल गाइडलाइंस प्रेपरेशन की, ये भी होनी है, ठीक है। हाँ तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ प्लीज़ अगर चुप रहेंगे तो बाद में ना बेटा, एक बार क्लास खत्म हो जाए मैं बैठ जाऊंगा, जब तक आपका दिल करे मेरे साथ बैठ के गप्पे भी लगाना, शुगल भी लगाना, लेकिन प्लीज़ अभी चुप कर जाओ, ताकि जो बच्चे घर जाना चाहते हैं फ्री होकर, किसी की कोई मजबूरी भी है बैठा हुआ है, तो उस बेचारे को तो जाने दो, ना करो ऐसे। अच्छा जी, एनपीओ का चैप्टर फिर वापस आ गया। एक एडजस्टमेंट है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट, ब्लैक की हुई थी मैंने, ब्लैक जहां तक मुझे याद पड़ता है यार, कुछ नहीं होता ना, थोड़ी देर देखो ये हाँ, पर्चे पे सवाल पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ता, पूरा सवाल हो गया था, लेकिन ये था क्या, तो पेज नंबर 890 पे मैं हूं, आपको किताबें खोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सुने आप, ये एडजस्टमेंट में लिखा था हॉस्पिटल की सर फैसिलिटीज 48.6 मिलियन की अमाउंट जो रखती थी वो हमने फ्री ऑफ चार्ज पेशेंट्स को दी, इसको हमने इग्नोर कर दिया, क्यों? उसकी वजह सुने, जितनी इनकम्स थी इनकम एक्सपेंडिचर में आ गई, जितने एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेंसेस में चले गए, कैंटीन वाले कैंटीन के एक्सपेंसेस में चले गए। अब जिन मरीजों को मुफ्त इलाज दिया है उनको भी तो उन्हीं डॉक्टर्स और नर्सेज ने ट्रीट किया जिनकी सैलरीज ऑलरेडी इन एक्सपेंसेस में पड़ी हैं, उनको भी वही बिजली उनके ऊपर भी इस्तेमाल हो गई जो ऑलरेडी पेड हैं यूटिलिटीज़ में, उन्होंने भी वही कैफ़े की सर्विसेज इस्तेमाल कर ली, उन्होंने भी वही मेडिसिन कंज्यूम कर ली, उन्होंने भी वही हॉस्पिटल सप्लाई यूज़ कर ली जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस में पड़ी हुई हैं। तो इसको इग्नोर ही करना था, हम ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर कर रहे थे, कुछ पैसों के एवज सर्विसेज दे रहे थे, कुछ मुफ्त दे रहे थे, तो जिनको मुफ्त दी वो उनकी कॉस्ट एक्सपेंसेस में ऑलरेडी मौजूद है, और सही है, तो इसको सिर्फ क्या करना था, इग्नोर। ओके, उसके बाद जी रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर ऑरेकल वाला जो सवाल है उसमें ना किसी बच्चे ने वैसे अटेम्प्ट किया था, मैंने टेस्ट में दिया था, हाँ, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कैच था, बस वो देख लो, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सवाल आसान था। ऊपर है, अब नीचे कहोगे, ये रहा बच्चों, उसने कहा था बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, और यहां पे उसने क्या फरमारी लगाई, एक तो उसने कैंटीन परचेजेस दी, दूसरा शुक्र नहीं है इंसान बनो, और प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन दे दिया, और कैंटीन सेल्स भी दे दी, ठीक है। बैलेंस शीट में मुझे चाहिए स्टॉक की फिगर ना, वो स्टॉक की फिगर निकालना, सिर्फ इसमें थोड़ी सी एक बात थी जो कंफ्यूजिंग थी, जो समझ नहीं भी आ सकती, तो चूंकि वैसे मैं जब टेस्ट अपलोड करूंगा ना सोल्यूशंस, तो ये सोल्यूशन ना साकिब ने आईकेप वाला ही डाला हुआ है, मैं उसको लिख लो, इसको मैं चेंज करूंगा अपने फॉर्मेट पे ताकि लेजर्स बन जाएं, और आप फिर जब उस सोल्यूशन को देखोगे ना टेस्ट वाले को, तो ये वहां पे पड़ा होगा जब देखोगे, ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है, करंट एसेट्स में स्टॉक नजर आना चाहिए, ये परचेजेज हैं, मैं ऐसे ही ना जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल होता है, लेजर बनाओ या ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल और फिर जीपी। उन्होंने हमें बताया प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन इतना है, प्रॉफिट बोला, लेकिन एक नीचे एडजस्टमेंट थी जिस वजह से मैं इसको नेट प्रॉफिट में लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों, फिलहाल तो लिखो ये 30, हाँ सैलरीज थी, टेस्ट में है ना इसलिए याद है सवाल, लेकिन बहरहाल मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये, मुझे लगा शायद हर बच्चे से नहीं हुआ होगा, तो एक बार 2 मिनट लगेंगे, देख लो, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट है, नमाज का टाइम कितने बजे है, 4:15, ठीक है, बस ये एडजस्टमेंट करके फिर निकलते हैं सीधे मस्जिद, और 4:30 में क्लास शुरू कर दूंगा, बस जाना आना करना है, ठीक है। 4:30 हो गई है, सुकून मारो, पढ़ते हैं, 4:25 पे चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट, ये अच्छा है, जितना काम इधर लिपट जाएगा ना, फिर ब्रेक के बाद आके सिर्फ स्टैंडर्ड्स आ गए, सारे आ गए,
बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल एंड पे, ताकि कोई जाना चाहे जाए। मैं एक अलग पार्ट भी करना चाहूँगा तो मैं कर लूँगा उसका, सिर्फ उसमें स्टैंडर्ड की डिस्कशन और पेपर की। ऐसा भी हो सकता है कि होते हैं ना बच्चे जल्दी है, हम थक गए हैं तो जाए, वो वीडियो अलग से होगी, उसमें पढ़ाई की बात ही नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड की यूजेज और वो मैं अलग कर दूंगा। मुझे रात हो जाएगी ना, आप लोग तो चले जाओगे जी। अच्छा सुनो, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन कितना है जी? 30, और सेल्स 720, और परचेजेस 700। आप कह सकते हो जी पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, लेकिन कहीं पे कुछ लिखा नहीं हुआ कि क्रेडिट परचेजेस को है या नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये बल्कि उल्टा लिखा हुआ है, ऑल परचेजेस आर मेड फॉर कैश। इसलिए जो उसूल लिखा था वो लगा देते हम, पर वो बेचारा कह रहा है प्लीज प्लीज आज नहीं, आज नहीं, पेमेंट साइड परचेजेस को, परचेजेस को। सही है ना, क्रेडिटर है ही नहीं वो कह रहा है। ओके अच्छा, अब जी जो डाटा था वो मैंने लिख लिया। अब एक नीचे बताया उसने कि सैलरी ऑफ कैंटीन सेलमैन कितनी है? 90। अब सैलरी ऑफ कैंटीन सेलमैन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आनी, इसकी तक इस 30 तक आते आते माइनस हो चुकी होनी है। कितनी है? याद है हम जीपी के बाद लेस करते थे जी, लेस सैलरी कैंटीन वाली कितनी है जी? 90। अच्छा तो फिर 60 क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये अब रिवर्स बैक करो, जीपी कितना है? बैलेंसिंग 120। अब क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं पता, ओपनिंग तो 0 है, ओपनिंग 0 है कि नहीं है? ठीक है, अब क्या करना है, हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, तो जो चीजें माइनस साइन से नजर आ रही हैं वो प्लस करते जाओ। लेजर में और इजी होता है, लेकिन लेजर बनाया नहीं, मैं से चल पड़ा तो चल पड़ा बस। ठीक है, तो 120 ये प्लस नजर आ रहा है, माइनस करो, ये प्लस नजर आ रहा है, माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है बताओ? 120 माइनस 700 माइनस 720, जो प्लस नजर आ रहा है वो माइनस करो। यहां तो कुछ नहीं है ना, यहां तो पता कोई नहीं, यही तो निकालना है, यही तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। और सही है, बोलो 100 आ रहा है, ये माइनस बाद में लगा देंगे। मुझे बताओ 120 पड़ा है, रिवर्स वर्किंग करनी है, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, तो 120 माइनस 720 माइनस 720 माइनस 100 हो गया। वो बोलो, चेक कर लो सर। असल में ना हमें समझ नहीं आ रही, असल में तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है यहां पर। ठीक है सर, अब क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। ठीक है जी, अब आप ना कुछ समझाएं हमें, को और चीज़ पढ़ें यार। हाँ नहीं वो बनाएंगे, ज़रा मुश्किल तरीके से तो पहले करा लूँ जी। हाँ कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल कैसे पता चला? इस डिब्बे को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, डायरेक्ट नहीं चल पा रहे, इस डिब्बे को भूलना मजबूरी है। लेकिन ये हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और सेल के दरमियान फर्क होता है कॉस्ट ऑफ सेल। नाउ वी आर फीलिंग अ बिट रिलैक्स। ठीक है, कि अगर सेल 720 है और जीपी 120 है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी रही होगी? 600। ओ 600। ठीक है, अब सिर्फ डिब्बे के अंदर एक मिसिंग फिगर है और डिब्बे का टोटल ये 600 है। यानी मैं सिर्फ इन्वेंट्री का लेजर बनाता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन बहरहाल वो घर पे बना लेना। ओके, मुश्किल तरीका भी आना चाहिए, कोई नहीं, कभी रिवर्स वर्किंग करनी पड़ सकती है। अब ये 600, बाकी सब ओके है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है, लेकिन मुझे इस डिब्बे के अंदर एक मिसिंग फिगर की जरूरत है। ठीक है जी, और अब मेरे लिए रेलेवेंट क्या है जी? सिर्फ ये डिब्बा और इसका टोटल। ठीक है जी, टोटल 600 है क्लोजिंग। अब रिवर्स वर्किंग करें और रिलैक्स होकर बताएं, 600 में से 700 माइनस करें तो क्या बनता है? ओहो चलो ठीक है, समझ आ गई आपको, माइनस 100। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी असल पहले मकसद था, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। अगर ओपनिंग स्टॉक 0 है, लेजर बना के देख लो, अगर ओपनिंग स्टॉक 0 है, 700 चीज़ें खरीदी थी और कॉस्ट ऑफ सेल 600 है, तो बैलेंसिंग क्लोजिंग स्टॉक लेजर में 1 मिनट में निकलना था, वो कितना आता है? 100 रुपये। ठीक है, तो ये आपके करंट एसेट्स के अंदर जाएगा 100 रुपया, और ये छोटी सी वर्किंग आप यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है जी, ये एक एडजस्टमेंट मुझे लग रही थी कि आपको करवा देनी चाहिए। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था
अब उनकी तो मौजें ही हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इन्होंने किया था, उन्होंने या तो इसको कर लिया होगा या खप खपाई करके इसको समझ लिया होगा, तो वो बहरहाल विन विन सिचुएशन में थे। तो खैर उनका ज़्यादा अच्छा लेवल हो गया। बाकी आज परेशान हुए होंगे यार, ये भी हमें पढ़ना चाहिए था, ये भी किया होता। आगे चले, होगी तस्वीर कशी। तो स्टेप 1 इधर देखो, स्टेप 1 मैंने ये फिगर निकाली, नहीं, स्टेप 1 मैंने ये जीपी निकाला था, ऐसा ही है। फिर स्टेप 2 मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली थी, फिर स्टेप 3 में जाके मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाला। ओके डन भाई, 25 मिनट पे दूंगा, उसी की बात कर रहा हूं, ब्रेक की। हाँ जी, पास पेपर 14 रिसेंट टाइम एडजस्टमेंट थ्योरी हो गई हाईलाइट, एमसीक्यूज देख लिए। मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब मैक्सिमम बच्चों से ना हो गया था, कुछ एक से एक दो चीज़ें नहीं भी निकली। उसके लिए यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो अवेलेबल है। क्या लिखेंगे साकिब, फिर कोई नहीं है, नहीं पता नहीं वो लेक्चर नंबर या कुछ, बहरहाल ये, लेकिन ज़रा लिख के देखो, तब तक साकिब को बुलाएं। अच्छा, आप ज़रा कोई बच्चा अगर किसी के पास नेट है तो वो लिख के देखे। चलें, इस पे टाइम ना ज़ाया हो, तब तक IAS 20 के लेक्चर नोट्स वाली जगह ओपन कर लें। IAS 20 वॉल्यूम 1 के लेक्चर नोट्स ओपन कर लें। कोई नहीं है तो खैर मेरे पास है, आई हैव। ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे, इसके सॉल्यूशंस आपको मिल गए थे, सबके मिल गए थे ना। मैं इंश्योर ये करूंगा कि उनको अपलोड पोर्टल पे ऑनलाइन वालों आपके लिए कर दूं और वेबसाइट पे भी कर दूंगा, ठीक है। पास पेपर 15 के नेम से है, कैफ 1 पास पेपर 15 के नेम से, बस ये पास पेपर 15 के नेम से मॉडर्ना वाला सवाल यूट्यूब पे मौजूद है। अगर किसी से उसकी कोई एक आध एडजस्टमेंट नहीं हुई, क्विकली डबल स्पीड पे लगा के अपने मतलब की जगह पे स्लो कर लेना, ठीक है, और उसको सुन लेना। और ये वो ऑनलाइन वाले भी यूट्यूब पे सुनेंगे, लेक्चर ना बढ़ाना उनके पोर्टल पे, ऐसे ही कहेंगे हाँ ये भी है, नहीं है, हाँ उसका लिंक पेस्ट कर देंगे मेरे लिए, ये लिख लो, मॉडर्ना का लिंक पेस्ट करना है ऑनलाइन वालों के लिए। और दूसरा, ग्रांट वाले क्वेश्चंस जो हैं इनके सोल्यूशन को पोर्टल पे अपलोडेड है, ठीक है, मुझे दिखाना है फिर, ठीक है। और वेबसाइट पे तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ही आनी है, उसकी लिस्ट डाउन कर लेंगे उसको। अच्छा जी, अब इधर देखें, ये हमारा टॉपिक है सारा, ये रात को, ये मैंने रात को किया, सुन लो, सारा आपने पढ़ा हुआ है भाई, फिर सारा आपने पढ़ा हुआ, एक बार सुनो तो सही, आप कंफर्टेबल फील, एकदम से आप कहोगे ये टॉपिक तो शायद रिवाइज भी नहीं करना चाहिए था, करना है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑलरेडी आप कर चुके हो। मैं पहले जरा इसकी वेट बढ़ा के ना 1 बाय 1 दिखा दूं, जरा समझ तो आए। गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंसेस से रिलेट कर रही है, ठीक है जी, और ऐसा एक्सपेंस है जो पास्ट में आप कर चुके हुए हो। तो जैसे ही ये पैसे आए या कोई इमीडिएट किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया है तो फौरन इनकम बना लो, रिकॉर्ड एज इनकम इन पीरियड व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। वो हमने आज समझ लिया कि रिसीवेबल भी बन जाए तो इनकम बन सकती है, ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन 1 पेज 475, ये साथ ही जो लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन, ये पुरानी बुक में तो नहीं है। यानी आप ये वाला ट्री घर जाके बना लेना आज मेहनत करके, लेकिन डिब्बे ऐसे ना बनाना मेरे यहाँ से ना क्लिक होने के बाद ये वाले बन गए, वरना मैंने भी दूसरे ही बनाए होने थे। तो डिब्बे प्यारे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्री अपने पास बनाना। अब उससे फायदा ये होगा, जब भी इस गवर्नमेंट ग्रांट पे आओगे, ये सिर्फ ट्री आप रिवाइज कर देखोगे, उसके बाद ये 9-10 सवाल जो यहाँ पे लिखे हुए लेक्चर नोट्स, वो करोगे, आपका टॉपिक रिवाइज, ठीक है, ठीक है। सुनो अब अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंस है और वो है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, तो क्या करते थे, उसको लायबिलिटी बनाते थे और रिलेटेड एक्सपेंस जैसे जैसे जाता था इसको इनकम बनाते थे। आगे ऑप्शन था कि उसको चाहो तो इनकम अलग एक्सपेंस अलग रखो, चाहो तो नेट कर दो, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड व्हेन रिलेटेड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड। मतलब समझो, यानी पहले लायबिलिटी बना लो और जब रिलेटेड एक्सपेंस फ्यूचर वाला रिकॉर्ड हो तभी इसको भी रिकॉर्ड करो।
आगे ऑप्शन क्या था, इनकम के तौर पे सेपरेटली दिखाओ, इसको डायरेक्ट अप्रोच कहा था। रिलेटेड एक्सपेंस से नेट कर दो, इसे इनडायरेक्ट कहा था। इसके लिए ये दो क्वेश्चन यहीं पर मौजूद हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इसी तरतीब से लिखे हुए हैं क्वेश्चंस लेक्चर नोट्स में, ठीक है। ये तो होगी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम या एक्सपेंस भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट इज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सब आपने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ रिवीजन है, ये बनवाता हूं। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट में मॉनिटरी एसेट यानी कैश मिला है टू रिसीव टू एक्वायर एन एसेट। आपने कहा था जी वो जो एसेट हमने खरीदना है वो डेप्रिशिएबल है। चुप कर दें, थोड़ा सा इधर होके बैठ जाए जी। हाँ जी, आप दोनों को ही कह रहा हूँ, थोड़ा साइड पे हो जाए, मुझे पता लग रहा है। कैश फॉर, आपने जो कैश रिसीव हुआ है जिससे एसेट खरीदना है, जो ग्रांट रिसीव हुई है कैश में जिससे एसेट खरीदना है, वो एसेट डेप्रिशिएबल है। तो क्या करते थे, ग्रांट को क्रेडिट कर देते थे डेफर्ड लायबिलिटी में और रिकॉर्ड करते थे इनकम में ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, डायरेक्ट अप्रोच। ग्रांट को एसेट में से ही क्रेडिट कर देते थे, इनडायरेक्टली रिकॉर्ड करते थे इन इनकम ओवर यूजफुल लाइफ बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन 4 इसका है, क्वेश्चन 5 इसका है, ठीक है। आगे बढ़े। अगर मॉनेटरी एसेट यानी कैश रिसीव हुआ है टू एक्वायर एसेट और जो एसेट आपने एक्वायर किया है वो नॉन डेप्रिशिएबल है, ईजी लैंड, तो ये तो डेप्रिशिएट नहीं होना। अब क्या करो, वो पास पेपर बेल में भी एक एडजस्टमेंट थी, यहां पे सवाल के ऊपर भी मैंने लिखवाया, अगर कहो तो दिखाऊं। ये देखो पास पेपर 4 एडजस्टमेंट थी, जब ये सवाल करवाया था तो रेफर भी किया था इसको, ये पास पेपर भी किया हुआ है। तो वो कहता है यहां पे IAS, यहां कैपिटल फंड वाला चक्कर नहीं है ना, IAS 20 कहता है अगर कोई ऐसी ग्रांट रिसीव कर लो जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की हो तो कोई रीजनेबल बेसिस हो जिन पर उसको इनकम बनाना है। तो रीजनेबल बेसिस हमने क्या ढूंढी थी, लैंड है तो इंतजार करो इसकी बिल्डिंग बन जाए फिर रीजनेबल। अगर लैंड ही रहना है, उन्होंने कहा गंदम उगाओ 5 साल, तो 5 साल पे फिर इनकम बना लो। होता है ना, गवर्नमेंट ने कहा ये इतने एकड़ जगह तुम लो, गंदम का काल पड़ गया, हालात ऐसे नहीं है, तुम फार्मर हो, तुम्हें ये 50 एकड़ देते हैं, यहां पे गंदम लगाओ, जमीन हमारी तरफ से, मुल्क में गंदम की कमी है, कोई तैयार भी नहीं है, चलो तुम करो। अब लैंड एज अ ग्रांट मिला है, 5 साल बाद वापस मिल जाना है। अब उसकी इनकम बनानी है, अगर कोई पैसे दिए हैं या फेयर वैल्यू लगा ली है तो इनकम कैसे बनाओगे 5 साल पे, कोई रीजनेबल बेसिस ढूंढोगे ना। तो अगर आपने मॉनेटरी एसेट यानी कैश रिसीव किया है टू एक्वायर एसेट और एसेट एक्वायर कर बैठे हो नॉन डेप्रिशिएबल, तो ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम ऑन द बेसिस दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैनर इन विच कंडीशंस आर मेट, जिसको हमने रेफरेंस के तौर पे बिल्डिंग कह दिया था, नहीं तो कोई और बेसिस ढूंढेंगे, कोई तो ढूंढेंगे। और अगर नॉन मॉनेटरी एसेट ही मिल जाए यानी वो प्लॉट या मशीनरी ही मिल जाए तो क्या करो, अब ये भी पढ़ा के आ रहा हूं, चाहो तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, ये इसका क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन 7 इसका है ए पार्ट, चाहो तो नॉमिनल वैल्यू पे करो, ये बी पार्ट है। और ठीक है, यानी दे पढ़ने में कितनी देर लगेगी, 5 मिनट, और ये सारे सवाल करने में शायद 1 घंटा भी नहीं लगेगा, तो आपका तकरीबन 1 घंटे में ये टॉपिक रिवाइज होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात जो गवर्नमेंट ग्रांट्स थी, ठीक है। तो तस्वीर हाफ हाफ ही कर रहा हूं। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस की अलग पिक्चर बना लो, नहीं ये बाद में फिर जिन्होंने पूरी खींचनी है, सॉरी मैं उधर ही करूंगा, अभी सिर्फ हाफ खींचो, फिर मैं इकट्ठी कर देता हूं, तभी उधर चला जाएगा। यार चुप कर जा, जो भी क्लास के बाद करना बातें, जो भी है क्लास के बाद बात करना। एसिड्स वाली अलग से पिक्चर ले लो, फिर इकट्ठा कर देता हूं जिनके पास मजबूत कैमरे हैं उनके लिए। ओके भाई, ऑनलाइन वालों आप कहते हो तस्वीर हम नहीं खींच सकते, पॉज करो और नोट करो, इन्होंने तो घर जाके नोट करना है, आप साथ ही नोट करो, कोई नहीं, आज का लेक्चर 1.5 घंटे का है तो 2 में लो, 2 का है तो 4 में लो, कोई मसला नहीं है, साथ साथ नोट करो, ये आपके लिए मशवरा है, पहले देना चाहिए था। आप किसी ने इसकी इकट्ठी तस्वीर लेने की हिम्मत करनी है तो वो भी कर सकता है, उसके लिए मुझे भी हटना पड़ेगा, आई नो आई नो आई नो, आप मुझे देख ही नहीं सकते ऐसे। कौन बोला जी, बोले बेटा जी,
वो मैंने कटवा दिया था, आपको याद नहीं, छुट्टी की थी आपने जी, उसमें रेफरेंसिंग थोड़ी सी गलत थी, उसको काट दें, उसमें ज़रा थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा रद्दो बदल हल्का फुल्का किया, ठीक है। अच्छा, ये खुद बनाइएगा अपने रजिस्टर्स पे, टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट रीपेमेंट के बारे में कुछ बताएं। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट थी और रीपे हो रही है तो डेबिट फर्स्ट करें, कोई बैलेंस पड़ा है अनअमोर्टाइज, याद है, और बैलेंसिंग फिगर को फेंक दें एक्सपेंस में, क्वेश्चन 9 पेज 476, ठीक है। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट थी और ग्रांट को लाइबिलिटी रखा हुआ था तो सेम ट्रीटमेंट, अनअमोर्टाइज को डेबिट करो, बाकी बैलेंस फॉरफीट एक्सपेंस, याद आ रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको एज अ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट लेते थे ना, तो ऐसी सूरत के अंदर हम एसेट की कॉस्ट ही बढ़ाते थे, डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एंड एकदम से जितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होती थी वो ज्यादा, एंड रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इमीडिएटली टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। इसके साथ कोई क्वेश्चन यहां रेफर नहीं किया क्योंकि इनमें नहीं है, इसके क्वेश्चन हमने किया था गालिबन बासित लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, तो वो इसके साथ लिख लेना, मुझे अब रात को उधर जाके देखने का, बस ये साथ साथ नजर आ रहे थे ना तो कर रहा था रेफर। अच्छा जी, अगली बात तो नोट करने वाली नहीं है, वो ज़बानी है। वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा आके इकट्ठे ही पैसे दे देता है, कहता है जी इसमें से आपने लैंड भी इसी में से खरीदना है, बिल्डिंग भी इसी से बनानी है, आपने फलां भी इसमें से करना है, फलां भी, यानी कि एक पूरा पैकेज दे जाता है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंस भी होती है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट भी होती है। तो फिर उस केस में स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इनको सबको अलग अलग कर लो, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, बस पता होना चाहिए, अलग अलग करके उनके साथ वही ट्रीटमेंट करो जो ऊपर अलग अलग बताया गया है, कोई पैकेज कोई नहीं होता, हर एक का ट्रीटमेंट अलग और उसके रिलेटेड एक्सपेंस जैसा, ठीक है। ग्रांट रिसीव्ड एज अ कॉम्बिनेशन या पैकेज, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल गई, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए भी, पास्ट एक्सपेंसेस के लिए भी, और फॉर एसेट भी, मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा, ये पकड़ो यार इसमें तुम्हारा वो काम भी, ये भी कर लो। आपने कहा जी ठीक है, आपने तो इकट्ठे दे दिए, हमने अकाउंटिंग अलग अलग करनी है, तो हर एक को क्या करो, ऑल दीज विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस ट्री। प्रीवियस ट्री में क्या कहा था, कैसे इनकम बनाओ, जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट वाली है उसे डायरेक्ट इनकम में, जो फ्यूचर वाली है उसे लाइबिलिटी बना के रिलेटेड एक्सपेंस के साथ, जो एसेट वाली है उसको, वो सही है, तो जो ऊपर डिस्कशन हुई कह रहा है बिल्कुल वैसे ही कर लो। ओके चल, फुल पिक्चर इसकी क्या, फुल बस 3 कर तो ली, इसकी तो फुल पिक्चर नहीं है, तो अलग अलग ही फुल थी, ये अलग चीज थी, अलग अलग रखनी है तो अलग अलग ही रखो, फुल पिक्चर वाले तो होंगे। ओके जी, अब इंशाल्लाह पूरे 45 पर कोशिश करनी है, मौलवी साहब सलाम फेरें तो आ जाएं, बस दुआ रास्ते में हाथ मांग उठा के कर लीजिएगा। 5 मिनट अभी हैं, 2 मिनट पता नहीं तुम्हारे कैसे रहते हैं, इसको पॉज कर दें फिर अगला पार्ट स्टार्ट कर दें।